बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपकी सुबह अच्छी हुई होगी, लेकिन लाहौर से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। खबरें इस हवाले से अच्छी नहीं आ रही जहाँ मुल्क भर में मुसलसल बारिशों और भारत की जानिब से अचानक दरियाए रावी में 2 लाख क्यूसेक से ज़ायद पानी छोड़े जाने के बाद पंजाब के जहाँ बड़े दरियाओं का जिक्र करें वहाँ सैलाबी सूरत हाल इंतहाई खतरनाक रुख इख्तियार कर चुकी है। दरियाए चिनाब, सतलुज और रावी में पानी की सतह तेज़ी से बुलंद होकर ख़तरनाक हद तक पहुंच गई है, जिसके नतीजे में अगर कहा जाए तो नशेबी इलाके ज़ेरियाब आए हैं। हज़ारों एकड़ पर जो खड़ी फसलें हैं वो भी तबाह हुई हैं और दर्जनों मकानात और सरकारी स्कूल भी मुतासिर हुए हैं। इस सारे मामले की जो डिटेल है वो भी मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। हेड मराला के मकाम पर जी दरियाए चिनाब में पानी का बहाव 9 लाख क्यूसेक की इंतहाई ख़तरनाक सतह से तजावुज़ कर गया है, जबकि अगर खानकी के मकाम पे बात की जाए तो 6,55,000 से ज़ायद जो क्यूसेक से ज़ायद का शदीद रेला गुजर रहा है। महकमा इन्हार के मुताबिक जी दरियाए चिनाब की गुंजाइश 11 लाख क्यूसेक तक है और अगर पानी 10.5 लाख क्यूसेक से तजावुज़ कर जाए तो हिफाजी इक़दामात के तहत शगाफ डाले जाएंगे। दूसरी जानिब दरियाए सतलुज में बात करें, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया है पिछले 2 प्रोग्राम्स में भी, और जो सूरत हाल अपडेट आ रही थी, गंडा सिंह वाला और दरियाए रावी में जस्टर के मकाम के ऊपर इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब ने सूरत हाल को मजीद तशवीशनाक बना दिया है। सियालकोट में भी 11 साल बारिश का रिकॉर्ड टूटने से कई इलाके ज़ेरे-आब आए हैं, जबकि दीगर जगहों पर भी जहाँ पर मुतअद्दिद देहात की बात करें इस सैलाब ने उनको अपनी लपेट में लिया है। मुतासरा इलाकों से जी अब तक सैकड़ों अफराद को रेस्क्यू किया जा चुका है। रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए हैं। पंजाब हुकूमत ने जी सूरत हाल की संगीनी के बायस लाहौर, कसूर, सियालकोट, फैसलाबाद और नारोवाल साथ साथ उकाड़ा समेत 6 अजला में पाक फौज को भी तलब कर लिया है। अच्छा जी, ये तो है जी सैलाब की सूरत हाल, और एज अ नेशन हमारा क्या रवैया है और हम क्या कर रहे हैं ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी। कल रात से सोशल मीडिया के ऊपर, न्यूज़ चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ फुटेजेस गर्दिश कर रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है कुछ सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे ऐलानात किए जा रहे हैं कि जी आप इसको खाली कर दें या आप लोग किसी सेफ़ जो कह लें जगह पे चले जाएं, क्योंकि यहाँ सैलाब का रेला गुजरने का खदशा है। लेकिन हमारी जो अवाम है, ख़ास तौर पे लाहौरी, आप उनका रवैया देखें कि कल जब दरियाए रावी में सैलाब के हवाले से वार्निंग्स दी जा रही थी, इंतज़ामिया बार बार कह रही थी, तो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ जी फ़ोन्स लेकर दरिया के किनारे पहुंच गए सैलाब को देखने के लिए। मतलब आप इमेजिन करें कि जहां पर हुकूमत, पूरी जो पाकिस्तान है, इसमें सैलाब कितना मुतासर कर रहा है लोगों को, उनकी जानें चली गई हैं, घर बार, कारोबार सब कुछ ख़त्म हो गया है और कितनी तबाही मचा दी है। हम उस पर रोज़ बात कर रहे हैं और जब हम विजुअल्स देखते हैं डर लगता है कि अल्लाह ना करे कि किसी पे ऐसा वक्त आए और हम देखें कि हमें वार्निंग दी जा रही है, हमें ऐलानात करके बताया जा रहा है कि जी सैलाब का रेला गुजरेगा, आप लोग एहतियात करें, जगह अपने मकानात खाली करें, ऊंचे मकामात पर मुंतकिल हो। हम फ़ोन्स पकड़ के अपनी फैमिलीज़, बच्चों के साथ दरिया के किनारे पहुंच गए जी। इस वक्त हमारे जो रिपोर्टर हैं जाबिर वकास, वो शादरा और दरियाए रावी के किनारे जी जो बुर्ज है उसके करीब मौजूद हैं, ब्रिज के, और वहाँ से हमें कुछ अपडेट भी देंगे कि क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया जाबिर वकास कि आपने हमें ज्वाइन किया। क्या सूरत हाल है जी? काफ़ी ऐलानात भी हो रहे थे और हाई अलर्ट तो है ही लाहौर। जी अरमला, अगर मैं मौजूदा लम्हे की बात करूँ तो इस वक्त 73,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है वो इस वक्त शादरा के ब्रिज से गुजर रहा है दरियाए रावी में से, जबकि इस वक्त दरियाए रावी का जो पिछला एक मोड़ है जहाँ से गेज जो है वो बताई जाती है वो है साइफन, जहाँ से मुख्तलिफ नहरें और नाले जो हैं वो दरियाए रावी को क्रॉस करते हुए नीचे और ऊपर से गुजरते हैं। वहाँ पर इस वक्त 75,000 क्यूसेक का एक रेला है। सुबह 4 बजे के करीब जो है वो भारत से जो 2,50,000 क्यूसेक का पानी का रेला था वो दाखिल हुआ था और उसने अब लाहौर से गुजरना शुरू कर दिया है। यानी अगर हम बात करें तो उस रेले का जो हेड है वो इस वक्त रावी ब्रिज के नीचे शदरा से गुजर रहा है, जबकि उसके जो टेल और उसका इस वक्त जो इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है वो इस वक्त कोट, नैना, शकरगढ़ में जो है वो इस वक्त मौजूद है। और उसके अलावा उससे अगला मुकाम जसड़ है
जहां पे 2,30,000 क्यूसेक का पानी मौजूद है। इस वक्त सबसे इंतहाई दर्जा की जो सैलाबी कैफियत है वो कोट नैना और जसड़ के मुकाम पर है, और उसके बाद ही ये पानी जो है वो साइफन पहुंचता है और साइफन के बाद दरिया रावी शदारा तक पहुंचता है। लेकिन चूँकि दरिया का जो पार्ट है वो दरिया का पार्ट साइफन के करीब जो है वो वहाँ पर पहुँचकर जो है वो चौड़ा होना शुरू होता है, जिससे जो है वो बड़ी तादाद में आने वाला जो पानी है वो दरिया के रास्ते पे ही रहता है। अलबत्ता ये है कि उससे पीछे जो देहात हैं शकरगढ़ नारोवाल के, वो इससे शदीद मुतासिर होते दिखाई देते हैं और वहाँ पर छोटी बड़ी जो तमाम पुल हैं वो इससे मुतासिर हुए हैं, पुल टूटे हैं और इस वक्त वहाँ पर फ़ौज जो है उसको तलब कर लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2014 के इस सैलाब के बाद यहाँ पर जो है वो इतना बड़ा पानी जो है वो दरिया रावी से शदारा के मुकाम से गुजरेगा। 2014 में 1,15,000 क्यूसेक का एक बड़ा रेला जो है वो दरिया रावी से गुजरा था और वो भी इसी तरह एक बहुत बड़ा पानी था। लेकिन चूंकि दरिया का पार्ट यहाँ पर चौड़ा है और 70,000 तो नॉर्मल कैपेसिटी है शदारा के मुकाम पर पानी गुजारने की दरिया रावी की, और 1,14,000 2014 में गुजरा था, जबकि 1988 में 1,20,000 क्यूसेक का बड़ा रेला यहाँ से गुजरा था। इस वक्त जो असल ख़तरे की निशानदेही है वो ये है कि जो नारोवाल और शकरगढ़ जो कि इस दरिया के रास्ते के बड़े जो इलाके हैं वहाँ पर जहाँ एक तरफ बई से शुरू होते हुए दरिया रावी जो है वो तबाही मचाते दिखाई देता है। और इस वक्त की इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जो करतारपुर कॉरिडोर है जहाँ के बिल्कुल करीब से दरिया रावी जो है वो गुजरता है, वहाँ पर भी जो करतारपुर गुरुद्वारा है वहाँ पर पानी जो है वो जमा हो चुका है। और इस वक्त जो सैलाबी कैफियत है वो नारोवाल शकरगढ़ को अपने दोनों तरफ से जो है वो कंट्रोल किए हुए है। ऊपर से जो है वो 4 से बड़े 5 नाले जो कि पीर पंजाल के पहाड़ी इलाके से जो है वो आते हैं, जिसमें नाला डेक 1, बेडो और बसंतर और अक्सेंतर है। ये वो नाले हैं जो कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा का पानी जो है वहाँ से गुजार रहे हैं और इसी वजह से कई जगहों पर बांध भी टूटा है, पानी देहातों में दाखिल हुआ है। और लाहौर के करीब जो शदारा से मरीदके की तरफ जाएं तो वहाँ पर एक राना टाउन आता है, उसके करीब से भी एक नाला गुजरता है जो कि आखिरी हदों तक पहुँच चुका है और उसका पानी भी तकरीबन जब बंद से बाहर आ रहा है। और इस वक्त जो असल ख़तरे की जो पेशन गोई की जा रही है वो ये है कि यहाँ पर दरिया रावी से गुजरने के बाद पानी जब एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के करीब से गुजरेगा तो वहाँ पर भी लोगों के लिए जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो मुश्किल का बायस बन सकता है, क्योंकि वो सोसाइटी जो है वो उसके जो बैक साइड है वो दरिया रावी के बिल्कुल ऊपर है और दरिया का जो पानी है वो हमेशा अपने रवायती रास्ते पर आता है, चाहे 10 साल बाद आए 20 साल बाद आए, दरिया अपनी ज़मीन वापस लेता है। और अगर उसके ऊपर आप कोई भी तामीरात करेंगे, जिस तरह लोग जो है वो हम देखते हैं कि मुख्तलिफ झुग्गियाँ बनाकर बैठ जाते हैं, दरिया के अंदर आबादियाँ कर लेते हैं, अपनी मवेशी जो है वो लेकर बैठ जाते हैं, तो वो इससे मुतासिर होते हैं। इस वक्त का जो पानी का बहाव है वो दरिया रावी से 75,000 क्यूसेक के करीब पहुँच चुका है और उम्मीद ये की जा रही है कि ये 1.5 लाख क्यूसेक तक जो है वो पहुँच जाएगा। ठीक है, बहुत आपने डिटेल में हमें बताया जाबिर, यू वर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड। आई मस्ट से कि आपने सारी स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने रखे हैं। मेरा एक और सवाल जाबिर आपसे ये है कि जिन हम सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं, दरियाए रावी के इर्द गिर्द भी बहुत सारी सोसाइटीज़ जो अंडर कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर भी हम पहले बारहा इस पे बात कर चुके हैं कि यहाँ पर भी इर्द गिर्द बहुत सारी आबादियाँ हैं और झोंपड़ियाँ जिनका आपने भी जिक्र किया। जो इंतज़ामात हैं, जो हाई अलर्ट ज़ाहिर एक चीज़ है जिसका ख़तरा है, खदशा है, वहाँ पर रेस्क्यू के लिए हवाले से भी इकदाम किए गए होंगे, लोगों को भी बताया जा रहा होगा। जो रात को मैंने कुछ फुटेजेस देखी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी और इवन पब्लिक पे भी चल रही थी कि लोग सैलाब देखने रावी के किनारे पहुँच गए थे अपनी फैमिलीज़ और बच्चों के साथ। मुझे ज़रा बताएं कि इनको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि खुद तो किसी के मुझे नहीं लगता सेंस इस हवाले से काम कर रही है। जी अर्मिला, यहाँ पर रेस्क्यू की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। अगर कल 30 लोग थे रेस्क्यू के, तो आज खदशे के पेश नज़र जो है वो 60 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह सिविल डिफेंस यहाँ पर मौजूद है, शहरी इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है। लेकिन अगर कोई यहाँ पर मौजूद नहीं है तो वो पंजाब पुलिस यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसने असल में यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है। उसकी वजह से ही यहाँ पर शहरी इस वक्त भी दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने कैमरा मैन से कहूँगा कि वो अगर थोड़ा सा कैमरा पैन करके हमें दिखा रख सकें, तो यहाँ पर शहरी मौजूद हैं जो कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है। अगर यहाँ पर रेस्क्यू मौजूद है, मीडिया यहाँ पर मौजूद है, तो उनको घेरे हुए है। यहाँ पर लोगों का
कट है, ऐसे लगता है कि यहाँ पर शायद कोई मेला लगा हुआ है, लेकिन हालांकि ये एक ख़तरे वाली जगह है, यहाँ से लोगों को दूर रहना चाहिए। लेकिन लोग जो है वो जहाँ देखते हैं कि यहाँ टीवी पर चलता है तो उसके मुताबिक जो है लोग वहाँ आते हैं और फिर उसके बाद दरिया के जो है वो इस किनारे के ऊपर आकर जो है वो एक्टिविटी को देखना शुरू कर देते हैं। और इससे इमदादी कार्रवाइयाँ करने के लिए मौजूद जो रेस्क्यू एहलकार हैं उनके लिए भी मुश्किल का बाइस बनते हैं। लेकिन लोगों को यहाँ पर ऐलान करने के बाद और यहाँ पर सायरन बजाने के बावजूद भी लोग यहाँ से हटते नहीं हैं। अगर यहाँ को कोई हटा सकता है तो वो पंजाब पुलिस है, लेकिन यहाँ पर लाहौर पुलिस का या सिटी डिवीज़न पुलिस का कोई एहलकार यहाँ पे दिखाई नहीं देता। हालांकि गुज़श्ता रोज़ ये ऐलान किया गया था आईजी ऑफिस की जानिब से कि यहाँ पर जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो हर जगह तैनात किए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है। इसी तरह जो सोसाइटीज़ की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जो कि गैर कानूनी तौर पर तमीरशुदा हैं, जो कि रिहायशी इलाका नहीं है, लेकिन जो कब्ज़ा माफिया है वो इस तरह की कटिंग करता है कि वो गैर कानूनी तौर पर जो है वो सोसाइटीज़ को जो है वो बिल्डअप कर देता है। फिर लोगों को जो है वो प्लाट बेच दिए जाते हैं और लोग वहाँ बैठ जाते हैं। फिर उसी तरह जब कोई फ्लड आता है, इस्लामी कैफियत होती है तो वो उससे मुतासिर होते हैं। लेकिन इसमें तमाम तर हमारी जो वो इंसानी बदइंतज़ामी का मामला है जो कि देखने में आ रहा है। जैसे कि अभी बहुत सारे माहिरीन का ये कहना है कि पाकिस्तान में 20 साल से जो है वो किसी किस्म का क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, लेकिन हम अपने जो है वो इंतज़ामी अमूर में नाअहली को जो है वो छुपाने के लिए हम ये करते हैं कि हम बहुत सारी बारिश जब हो जाती है तो उससे नुकसानात सामने आने पर हम कहते हैं जाबिर, मैं आपसे आपके कैमरामैन से रिक्वेस्ट करवाऊंगी कि दोबारा से प्लीज़ फुल स्क्रीन पे मेरी टीम भी दिखाए। ये जो लोग भी खड़े हैं और जो हमें देख रहे हैं घरों में बैठे हुए या जो कुछ सोच रहे हैं कि हम जाएं और ये सैलाब का मंजर देखें, तो प्लीज़ आप लोग इससे नसीहत लें कि ये कोई मेला या कोई ऐसी इंटरटेनमेंट या एडवेंचर नहीं है। ये एक सीरियस इशू है जिसको अगर हुकूमत इंतज़ामिया सॉर्ट करने की कोशिश कर रही है तो प्लीज़ आप उनके साथ कोऑपरेट करें। प्लीज़ जाबिर, कैमरामैन से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि कैमरा ज़रा पैन करके हमें दिखा दें। जी, मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़रा दिखा सकें कि वो लोग जो हैं वो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनको वार्निंग भी जारी की जा रही है कि वो यहाँ से हट जाएं। जो सिविल डिफेंस के एहलकार हैं, रेस्क्यू एहलकार हैं, वो लोगों से ये कह रहे हैं कि वो यहाँ से हट जाएं, लेकिन लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मोबाइल लेकर आ रहे हैं और वो उनसे वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, जिससे जो है वो ख़ुद को एक ख़तरे की हदूद में ख़ुद जो है वो शामिल कर रहे हैं और अपने आप को ख़तरे में डाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर लोग जो हैं वो शायद वही बात है कि डंडा जब तक नहीं दिखाया जाएगा, ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की जाएगी, ये लोग वैसे नहीं हटेंगे। इनको मुँह ज़ुबानी किए जाने वाले ऐलानात और यहाँ पर जो बैनर लगाए गए हैं उनकी जो सूरत हाल है वो समझ में नहीं आ रही। थैंक यू वेरी मच जाबिर वकास, आपने बड़ी डिटेल में हमें बताया और ये बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी जो हमारे भी नॉलेज में आई है कि जहाँ पर माजी के अंदर कितने क्यूसेक मीटर जो पानी है वो गुजरा है और उसके बाद अब जो सूरत हाल होने वाली है उसके पेश नज़र क्या इकदाम किए। तो प्लीज़ बी सेफ एवरीवन, और जिन इलाकों में वार्निंग अलर्ट्स जारी किए गए हैं प्लीज़ आप उसको फॉलो करें। और ये इट्स नो जोक, ये एक सीरियस इशू है। आपने अभी जो मुख्तलिफ इलाके हम जिनकी बात करें, बुनेर, सवाबी, इधर उधर जहाँ पर भी सैलाब आया है, जो आपने तबाहियाँ देखी हैं, आप इमेजिन करें कि वो इससे एक्सट्रीम कंडीशन थी। यहाँ पे तो बर वक्त इक़दामात के हवाले से किए भी गए हैं और लोगों को बताया भी जा रहा है, तो इसमें आप भी अमल करने की कोशिश करें। डॉक्टर ज़ैनब नई, माहिर माहौलियात, हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ैनब। एंड माजरत के साथ आपको हमने थोड़ा वेट कराया क्योंकि ये अभी जो सूरत हाल ताज़ा तरीन थी, आई वॉन्टेड कि हम इसके हवाले से भी बात करें। मैं पहला तो कॉमेंट आपसे ज़रूर चाहूँगी कि जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट भी हमें बता रहे थे, ज़ाहिर है एक बात उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि दरिया चाहे 10 साल बाद अपना रास्ता बनाए या 20 साल बाद, वो अपने रवायती रास्ते पर वापस आता है। और कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब हमने दरियाओं के रास्ते में किया हुआ है। बिल्कुल, ये कुदरत का निज़ाम है, चाहे दरिया हो या पहाड़ों से आने वाली जो नदियाँ होती हैं जिनको हम बाद में नालों में कन्वर्ट कर देते हैं, वो अपने रास्ते पर आती हैं। फिर चाहे वो कुछ साल सूखे रहे, लेकिन अगर बारिश होती है ज़्यादा तो वो अपने रास्ते पर आती हैं और इसी को हम फ्लड प्लेन कहते हैं। फ्लड प्लेन जो उसका रास्ता है उस पे, या उसका राइट ऑफ वे है दरिया का, उस पे आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अभी मैं देख रही थी, आपने भी दिखाया और बात की, मैं कल रात से इसको फॉलो कर रही हूँ कि लाहौर में कितनी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जो कि रावी के ऊपर बनी हुई हैं और वो इस वक्त डूबी हुई हैं।
यानी कि लोगों की इन्वेस्टमेंट डूब गई है उसमें। और ये सिर्फ इस दफ़ा की बात नहीं है, एक नोन फैक्ट है, हमें पता है इस बात का कि बारिशें जब होती हैं तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है वो भी पानी छोड़ता है। और देखें ये उसके भी कंट्रोल में नहीं है, अभी क्लाइमेट चेंज नेगोशिएटर बन गया है, पानी आएगा यहाँ पे या नहीं आएगा, अब आपके या हमारे मुल्क के कंट्रोल में ये चीज़ नहीं रही। इंडिया में इतनी बारिशें हुई हैं, कश्मीर साइड पे भी इतना वहाँ क्लाउड बर्स्ट की इत्तलात मिल रही है कि उनको पानी छोड़ना ही पड़ा है और ये पानी हमारी तरफ आ गया है। तो हमें पता है कि अब ये सिर्फ अर्बन फ्लडिंग नहीं रही या क्लाउड बर्स्ट, खुदा ना खास्ता बारिश भी हो रही है और ऊपर से दरियाई सैलाब भी आ गए। तो लोग इस चीज को ना लोग सीरियस लेते हैं। और जब हाउसिंग सोसाइटीज बन रही होती हैं, देखिए हम इलीगल कैसे कह सकते हैं, मुझे बताएं। हाउसिंग सोसाइटीज को एनओसी इशू हो जाते हैं, इतनी बड़े लेवल पे सोसाइटियां बन जाती हैं, तो आई डोंट नो हाउ कैन दे बी इलीगल। जब बन गई तो हम कह देते हैं इलीगल है, ये तो ज्यादती है। एनओसीज कौन इशू करता है, कोई अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म नहीं। अभी देखिए लोगों को आपको इवैक्यूएट कराना पड़ा, जितना इवैक्यूएशन के बाद उनको वापस रिलोकेट करना कितना बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए, तो हम इस चीज को पहले क्यों नहीं देख लेते। यू आर सो राइट डॉक्टर ज़ैनब, ये जो भी आपने बात की है कि सोसाइटी कोई ऐसे हमने एक मकान या झोंपड़ी थोड़ी बनानी है, आपने वहाँ बिजली देनी है, गैस देनी है, आपने वहाँ पे बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए परमिशन देनी है। कंस्ट्रक्शन में उसमें सालों लगते हैं, तो उन सालों में भी क्या किसी की नज़र नहीं जाती कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो वही बात है कि हम समहाउ कहीं ना कहीं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो ये दरियाओं के रास्ते। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, ये जो अभी जिन सोसाइटीज़ का हम जिक्र करें, लेकिन ये जो इर्द गिर्द देहात हैं, अब जाहिर है कि यहाँ पर लोगों ने बहुत सारे इलाकों में लोग रहते हैं और वो इतना डेवलप्ड एरिया भी नहीं है उस तरह से, उनको इवैक्यूएट कराना। और वो अभी जैसे जाबिर वकास भी हमें बता रहे थे कि बहुत सारे देहात तो तबाह भी हो गए हैं, अब लोगों की ज़मीनें थी, सारा सिस्टम था वो हिल गया है। अब ये जो पानी माजी के अंदर आया है, जो अब आया है, जब ये रास्ता बनाएगा तो ये मज़ीद कितना डैमेज कॉज करेगा। और समहाउ वही बात है कि जब हमसाए मुल्क से पानी आता है और ऑलरेडी बारिशें इतनी हो रही होती हैं, तो ये वो एक ऐड ऑन चीज़ है समहाउ। देखिए ये देहातों में वो लोग हैं जो ज्यादा आपके तालीम याफ्ता नहीं होते और उन्होंने वहीं पे खेती बाड़ी करनी है, वहीं फसल उगानी है जहां आसपास दरिया है और वहां से उन्होंने पानी लेना है। तो ये इरिगेशन करने के लिए ये मजबूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क में कोई एग्रीकल्चर प्लानिंग जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। फिर उसके बाद जिन किसानों का नुकसान होता है, दूसरे ममालिक में क्लाइमेट रिस्क इंश्योरेंस दी जाती है कि अच्छा आपका इतना नुकसान हुआ, इसको हुकूमत ऐसे भरपाई करेगी और आप इन चीजों पे अमल करें। तो कोई रिस्क इंश्योरेंस स्ट्रेटजी भी एग्जिस्ट नहीं करती। अभी ये जो खड़ी फसलें तबाह हुई जिनकी आप भी बात कर रहे थे, तो इससे फूड इनसिक्योरिटी या ग़िज़ाई किल्लत का सामना जो है वो मुल्क को करना पड़ सकता है। पूरा पंजाब आपकी जो है फूड बास्केट है और वहां पे कितनी फसलें जो है वो तबाह होती हैं, आपका कैश क्रॉप होता है, तबाह हो जाता है। तो इवेंचुअली आपकी इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान है, ना कि सिर्फ एक्सपोर्ट्स की सूरत में बट ऑल्सो जो आपके लोगों के लिए जो सब्जियां फल महंगे हो जाते हैं, जो ये महंगी हो जाती है दालें, ये सब कुछ ये पूरा एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। तो इसको मैं अभी लोग कह रहे हैं ये सुपर फ्लड है, मैं सुपर फ्लड नहीं कह रही, मैं इसको फ्लड सुनामी कह रही हूँ, क्योंकि ये सिर्फ पानी के आने या पानी के रुकने तक ये मामला नहीं है। जब पानी खत्म हो जाएगा या नीचे होगा तो जो रिहेबिलिटेशन के मामला हैं आपकी एग्रीकल्चर, फिर जहां पानी खड़ा है, मैदानी इलाकों में ये भी बड़ा मसला है कि पानी कई जगहों पे खड़ा हो जाता है, वहां पे बीमारियां फैलती हैं, वहां पे लोग अफेक्ट होते हैं। तो वो पूरा ये इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा हेल्थ, फिर जिन लोगों के बेचारे घर खत्म हो गए, खासतौर पे देहात की आप बात कर रही हैं, देखिए वो ईंट ईंट पे पैसा लगाते हैं, उनके लिए आसान नहीं होता। तो वो घर खत्म हो गए, उनकी जमीनें बह गई, उनको उनकी भरपाई कौन करेगा। तो ये इसलिए मैं बार बार बात करती हूँ कि आपको पूरी क्लाइमेट स्मार्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और होलिस्टिक प्लानिंग करनी है, जिसमें ये सारे फैक्टर्स आप शामिल करते हैं। आप एक साइड पे नहीं देख सकते, पूरा पंजाब है, आगे सिंध में, अब ये जो रेला है ये सिंध से गुजरेगा तो सिंध में भी यही मामला होगा। तो आप, क्योंकि वो नीचे की तरफ है, समंदर में जाना है ना रेला, तो फिर आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है। अब हम ये तो नहीं कह सकते हर साल
साल सैलाब आते हैं जी, पानी आता है तो ये तो होता है, नो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। हमें प्रॉपर स्ट्रैटेजी लेकर आनी है, क्लाइमेट इमरजेंसी नाफिज करें। अभी भी कुछ जगहों पे रेन इमरजेंसी नाफिज है, भाई रेन इमरजेंसी का क्या फायदा? आपके साउथ से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, आगे जा रहे हैं, टूरिस्ट अभी भी नहीं रुक रहे, और अभी आपने दिखाया कि लोग कैसे दरिया के किनारे खड़े हुए हैं। तो वो सीरियस नहीं लेंगे जब तक हुकूमतें इस चीज को सीरियस नहीं लेंगी। यू आर सो राइट कि जब तक हुकूमतें इस चीज़ को सीरियस नहीं लेंगी तब तक लोग भी सीरियसली नहीं लेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ैनब, बहुत शुक्रिया कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया जी। इस वक्त जो सूरत हाल है वो कुछ अच्छी नहीं है, तो जो एहतियाती तदाबीर मैं बार हाँ कह रही हूँ कि प्लीज़ रावी है, कहीं भी कोई भी इलाका है, अगर आपको सैलाब देखने का शौक़ है तो आप अपने शौक़ को ख़त्म करें, क्योंकि किसी की ज़िंदगी, किसी के घर, किसी के बच्चों का मामला है। खुदारा आप थोड़े रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का सबूत दें। इंतज़ामिया अगर कोशिश करिए तो कॉपरेट करें उनके साथ, ना कि आप उनके लिए चैलेंजेस करें कि वो रेस्क्यू या दीगर मामलों में उनके लिए हर्डल्स क्रिएट हों। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के उभरते हुए जो स्टार हैं ज़िया मशवानी, जिन्होंने एक बार फिर अपनी शानदार कारकर्दगी से जी दुनिया को मुतासर कर दिया है। लाहौर में होने वाली इंटरनेशनल MMA इवेंट रोड टू ब्रेव 100 में 61.2 किलोग्राम जो कैटेगरी है उसके के लिए एक थ्रिलिंग और एक्साइटिंग मैच में ज़िया मशवानी ने ईरान के जो एक बहुत ही मंजे हुए फाइटर थे उनको शिकस्त देकर जो हमारा पाकिस्तानी फ्लैग है उसको बुलंद कर दिया। भारतीय फाइटर को जी ज़ेर करने के बाद अब उन्होंने ईरानी ओपोनेंट के ख़िलाफ़ भी ये जीता है, बल्कि ज़िया मशवानी के करियर का कहा जाए कि एक बहुत बड़ा संग मील है और पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र लम्हा है। मज़ीद इस हवाले से, इस फ़ाइट के हवाले से हम बात करेंगे। ज़िया मशवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया ज़िया मशवानी कि आपने हमें ज्वाइन किया, और सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद इस अचीवमेंट के लिए। हमें इस इवेंट के हवाले से बताएं जो ये लाहौर के अंदर मुनक्किद हुआ और इसमें जो आपकी अचीवमेंट रही। पहले आपने इंडियन ओपोनेंट को हराया, फिर ईरानी को हराया, तो इस हवाले से बताएं। बहुत शुक्रिया। जैसे कि 24 अगस्त को लाहौर में DHA फेज 6 में रोड टू ब्रेव 100 के नाम से इवेंट हुआ, जो कि ब्रेव जो है वो बेसिकली ग्लोबली एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन लास्ट ईयर भी और इस साल भी दोबारा पाकिस्तान में उनकी फ़ाइट्स मुनक्किद हुई। लास्ट टाइम में इंडिया के अगेंस्ट फ़ाइट विन किया था और इस दफ़ा अगेंस्ट ईरान था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इसमें भी हमें बरतरी दी। अच्छा ज़िया, मुझे ये बताएं कि ये फ़ाइट कितनी चैलेंजिंग थी आपके लिए, और कितने जो टीम्स थी वो इसमें कितने मुल्कों की जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इस इवेंट का हिस्सा थे, और जिसमें आपने ईरानी प्लेयर को हराया? बेसिकली इस इवेंट में हमारा नेशनल चैम्पियनशिप हो रहा था, कि जिसमें नेशनल चैम्पियनशिप में जो नेशनल गोल्ड लगेंगे वो जॉर्जिया वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सेलेक्ट होंगे, और जो प्रोफेशनल फ़ाइट्स थी वो आलमोस्ट 6 कंट्रीज से फ़ाइटर्स आए हुए थे, और उसमें जो भी विनर्स हैं वो रोड टू ब्रेव 100 के लिए क्वालिफाई करेंगे, जो कि दिसंबर में हो रहा है बहरीन में। ठीक है, तो आपकी फ़ाइट कितनी मुश्किल थी? और ये चूँकि MMA का जहाँ पे हम जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, रियली वांट कि आप हमें बताएं कि अब कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है। आई थिंक कि ये स्पोर्ट तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो रही है और लोग इसमें जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ रही है। जी बिल्कुल। फ़ाइट तो मेरे लिए हर एक फ़ाइट पहले वाली फ़ाइट से ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, क्योंकि आपके लिए टफ़ से टफ़ ओपोनेंट आपको फेस करना पड़ता है जितने भी चैलेंजेस आप आगे जा रहे होते हैं। और जैसे कि हम अगर कंपेयर करें पिछले 5 इयर्स से और अभी पाकिस्तान में MMA, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है। जैसे कि अभी काफ़ी मीडिया पे भी शो फाइट्स वगैरह लाइव आ रही होती हैं, तो अभी क्रिकेट के बाद जो सेकंड स्पोर्ट है तो वो MMA है। बिल्कुल ठीक है, MMA। और मुझे ये बताएं कि आप कब से इस स्पोर्ट का हिस्सा हैं, और अब तो आप माशाल्लाह इंटरनेशनली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं पाकिस्तान की, तो आपके बैच में या आपने जब स्टार्ट किया था और अब में कितना फ़र्क आपने फील किया है स्पोर्ट को लेकर? मैं आलमोस्ट कोई 8 to 9 ईयर से इस MMA में हूँ, और प्रोफेशनली मैं ग्लोबली 6 ईयर से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ इंटरनेशनल स्टेज के ऊपर। और उसके साथ एवरीडे ट्रेनिंग करता हूँ मैं इसके लिए, और
एवरीडे मैं ग्रो करता हूँ अपनी अपकमिंग फाइट्स के लिए। दैट्स अमेजिंग। तो आपकी ट्रेनिंग किस तरह की होती है? और मैं ज़रूर ये जानना चाहूँगी जाके, जाहिर है पाकिस्तान के अंदर हम जब दीगर स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो समहाउ बहुत सारे प्लेयर्स, एथलीट्स और स्पोर्ट्समैन ये कंप्लेन करते हैं जी कि फैसिलिटीज़ जो है हमारे पास उस लेवल की नहीं है या इंटरनेशनल लेवल की नहीं है। MMA के हवाले से हमें थोड़ा पिक्चर को क्लियर करें, कैसी फैसिलिटीज़ हैं या कोचेज़ कैसी हैं, ट्रेनिंग कैसे हो रही है और ये सारी चीज़ें। जी बिल्कुल, असल में देखें फैसिलिटीज़ और लोगों का रुझान इसकी तरफ और स्पॉन्सरशिप हमारे हुकूमत की तरफ से सपोर्ट वो तब आता है जब एक स्पोर्ट को आप पॉजिटिवली स्क्रीन पे दिखाते हैं, रेगुलर स्क्रीन पे दिखाते हैं, उसकी इवेंट्स हो रही होती हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि जितने भी वालिदैन हैं फिर वो घर पे टीवी देख रहे होते हैं, स्क्रीन देख रहे होते हैं, उस मीडिया पे आ रहे होते हैं, तो उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पांस जाता है। जैसे कि क्रिकेट है, अभी हर बंदा क्रिकेट की तरफ आ रहा है, तो अभी काफ़ी रुझान बढ़ रहा है MMA का। तो MMA भी अभी हर एक फाइटर्स, हर एक बच्चा और वो बनना चाहता है कि मैं जाऊं और एक MMA स्टार बनूं। बिल्कुल। तो मुझे ट्रेनिंग्स के हवाले से भी ज़्यादा बताएं कि आप कहाँ पे करते हैं ट्रेनिंग, और ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ को लेकर कितनी पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है, क्या हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक यहाँ पे MMA की ट्रेनिंग्स हो रही हैं या आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है फॉर द ट्रेनिंग? नहीं, जब आप जैसे कि आप जब इंटरनेशनली फ़ाइटर्स के साथ compete करते हैं तो उसके लिए आपको एक अच्छे पार्टनर्स की बिल्कुल ज़रूरत होती है। मैं ख़ुद ट्रेन करता हूँ टीम फाइट फोर्ट्रेस में। हमारे कोचेस बहुत ही बेस्ट कोचेस हैं पाकिस्तान के, और काफ़ी ज़्यादा वो स्टडी करते हैं इस चीज़ के ऊपर। सिर्फ ये नहीं है कि वो फिज़िकली ट्रेन करते हैं, बल्कि वो एज अ मेंटली इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, क्योंकि ये एज अ फाइट नहीं है, सिर्फ ये एक आर्ट है और आर्ट के साथ इसको स्टडी किया जाता है एक हाईएस्ट लेवल पे। तो सिर्फ बॉडी से इसका हार्ड वर्क नहीं होता, बल्कि आपको इसको प्रॉपरली पढ़ना होता है, देखना होता है, मूव्स देखनी होती हैं, टेक्निक्स देखनी होती है, उसकी चीज़ हर एक चीज़ के ऊपर काम करना होता है। तो बनिस्बत पहले 5 ईयर्स अभी काफ़ी बेहतर है, पार्टनर्स भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। लेकिन ये है कि जब आप एक वर्ल्ड स्टेज पे एक वर्ल्ड क्लास के फ़ाइटर्स के साथ सामना करते हैं तो आपको बिल्कुल बाहर जाने की ज़रूरत पड़ती है कि आप एक वर्ल्ड क्लास फ़ाइटर्स के साथ ट्रेन करेंगे तो आप वर्ल्ड क्लास फ़ाइटर्स बनेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, कुछ भी आप उनको कहना चाहें? मैं उनको बस सिर्फ यही कहूँगा कि जैसा कि काफ़ी लोगों के माइंड में ये स्पोर्ट्स है काफ़ी होते हैं कि बहुत डेंजरस है, और इस तरह डेंजरस तो रोड पे आपको गाड़ी चलाने भी है, उससे भी आपको एक्सीडेंट हो जाते हैं, और इससे ये है कि आप एक मेंटली और फिज़िकली बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक वालिदैन अपने बच्चों को जिम भेजें, ये नहीं कि सिर्फ प्रोफेशनल फ़ाइटर्स के लिए भेजें, बल्कि उसको अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, एज अ मेंटली स्ट्रेंथ के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और फिज़िकली भी। दैट्स अमेजिंग। थैंक यू वेरी मच ज़िया मशवारी, बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, क्योंकि आप पाकिस्तान का फ़ख्र भी हैं, और जिस तरह से आप इस MMA फ़ाइटर के तौर के ऊपर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंज का, जहाँ पे हमने जिक्र किया, उससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पे डिस्कशन की जा सकती है। क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है, और इसमें प्लास्टिक जो वेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, जो ज़मीन और पानी को आलूदा करने के साथ साथ माहौल में जो कार्बन के अखराज है उसको भी बढ़ाता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम प्लास्टिक को रिसाइकिल करके इसे दोबारा यूज़फुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करें। आज हमारे साथ मौजूद हैं जी कशफ अख्तर, जो कि इकोब्रिक्स के नाम से एक जदीद स्टार्टअप चलाती है, जो प्लास्टिक के जो वेस्ट है उसको पौधों के गमले, टाइल्स, दीगर जो पायदार तामीराती मवाद है उसमें तब्दील कर रही हैं। सरगोदा से इनका ताल्लुक है, लेकिन इन्होंने न सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है और बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद कई कामयाबियां भी हासिल की हैं। इकोब्रिक्स के जरिए जी उन्होंने 5000 किलोग्राम से ज़ायद जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकिल किया है, और इदारों के साथ जो कोलैबोरेशन है उसके पायदार जो कैंप्स बनाने में बड़ी हेल्प की है। इस हवाले से और स्टार्टअप के हवाले से कशफ से हम जान लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कशफ। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? Thank you so much. Good morning to you as well. I'm fine, and
Thank you for inviting me here. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। काशाफ, मुझे अपने स्टार्टअप के हवाले से बताएं, क्योंकि हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को बड़ा अब एग्रेसिवली डिस्कस कर रहे हैं कि बड़ा मेजर इशू है और उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन उसमें प्लास्टिक वेस्ट जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी रिसाइकलिंग के हवाले से हम उन स्टैंडर्ड्स पे अभी तक काम नहीं कर पा रहे। बट आई एम ग्लैड कि आपने ये इनिशिएटिव लिया है। कब लिया आपने ये इनिशिएटिव और इस पर आप किस तरह से काम कर रही हैं? जी बिल्कुल सही फरमाया आपने कि प्लास्टिक वेस्ट एक बहुत बड़ा इशू है। ये एक ग्लोबल क्राइसिस है, सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। एंड वी स्टार्टेड इन 2023। ये तब की बात है जब आई वाज डूइंग माय मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम नस्ट इस्लामाबाद। और जैसे आपने बताया कि आई एम बेसिकली फ्रॉम सरगोदा और हायर एजुकेशन के लिए मैं इस्लामाबाद आई थी, बट अब मैं यहीं रह गई हूँ। तो ड्यूरिंग आवर स्टूडेंट लाइफ मैंने इसको स्टार्ट किया एंड इट वाज अ वेरी टफ जॉब, क्योंकि जब आप स्टूडेंट होते हो तो आप बड़ी मुश्किल से अपनी पॉकेट मनी से अपनी दिन के अखराजात निकाल रहे होते हो, एंड इवन व्हेन यू आर हॉस्टलाइट। बट आई स्टार्टेड डूइंग इंटर्नशिप एंड आई यूज्ड टू सेव दैट ऑल ऑफ मनी एंड इन्वेस्ट इन द बिजनेस, ये छोटा सा। तब हमारा इतना बड़ा मिशन एंड विजन नहीं था, हम बस प्लास्टिक को कलेक्ट करते थे। यूनिवर्सिटी की जो डस्टबिन है ना, उसके साइड्स पे वेस्ट गिरा होता था वो वाला। फिर हमें रियलाइज़ हुआ कि यार कबाड़िया वाला तो डस्टबिन खाली भी करता है, वो वेस्ट भी उठाता है, तो फिर ये पीछे शॉपिंग बैग्स, ये रैपर्स, ये क्यों रह जाते हैं। तो इसी तरह ये आगाज़ हुआ और फिर हमें पता चला कि द प्रॉब्लम इज़ कि जो हमारा लो वैल्यू प्लास्टिक है ना, इसको हम उठाते ही नहीं है, इसका कोई रिसाइकलिंग ही नहीं होती है, तो इसको कबाड़ी वाले को उठाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, तो वो उसको हाथ भी नहीं लगाता। तो फिर हमने इस तरह का सलूशन बनाया कि हम लो वैल्यू पैकेजिंग, या जो हमारा बहुत हल्का प्लास्टिक होता है, उसको रिसाइकल कर सकें। सो यहाँ से आइडिया अखज़ हुआ। दैट्स अमेजिंग। तो अब आप जो कह लें किस तरह से इस सारे जो अपने स्टार्टअप है इसको ऑपरेट कर रही हैं, कितने लेवल के ऊपर कर रही हैं? चूँकि मैंने भी 5000 किलोग्राम जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकल करने के फिगर शेयर किए हैं। ये प्रॉपरली कोई यूनिट है, जैसे आपने कहा लो क्वालिटी जो प्लास्टिक है उसको रिसाइकल करने का मैकेनिज्म यहाँ पे मौजूद नहीं था, आपने इसको कैसे डेवलप किया ये बताइएगा। अभी जो करंट स्टेज है ना, उस पे हम क्या कर रहे हैं, वी हैव अ स्मॉल सेटअप इन इस्लामाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में। वहाँ पे हमारी एक मशीन्स लगी हुई हैं एंड दे प्रोसेस द प्लास्टिक वेस्ट। प्लास्टिक आता हमारे पास उन वेंडर से है जिनको हमने स्पेशली ट्रेन किया है कि आपने लो वैल्यू प्लास्टिक ही उठा के हमें देना है, लेकिन आप हमें शॉपर ला कर दें, आप हमें रैपर्स ला के दें। होता ये है कि जो वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट्स होते हैं वो वेस्ट को उठाते हैं, फिर वो अलग कर देते हैं जो वो बेच सकते हैं। जो वो नहीं बेच सकते उसमें से ये एक कैटेगरी होती है उनके पास ना, शॉपर्स की, चिप्स पैकेट्स की, एंड इस तरह करके और भी 2-3 वैरायटीज़ हैं। तो वो फिर हमारे पास ले आते हैं और फिर हम उसको प्रोसेस करते हैं। ये एक टाइप है। दूसरा हम ये करते हैं कि हम इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सारी FMCGs एंड कॉर्पोरेट्स, हम उनका वेस्ट लेते हैं, उन्हीं को रिसाइकल करके एक ब्यूटिफाइड प्रोडक्ट्स वापस कर देते हैं जो वो अपनी कम्युनिटी में यूज़ करते हैं। करेंटली आपने पूछा कि स्टेज क्या है, तो अभी हम आप कह लें कि एक स्मॉल सेटअप रन कर रहे हैं और एक बड़ा सेटअप लगा रहे हैं। तो ये भी कर रहे हैं। दैट्स अमेजिंग। तो अब क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं जो आप बना रहे हैं इस वेस्ट से रिसाइकिल करके, और आपने जिन इंडस्ट्रीज़ का भी जिक्र किया कि आप उनकी प्रोडक्ट्स को भी ब्यूटिफाई करके उनको वापस करें जो वो अपनी कम्युनिटी के लिए यूज़ करें, वो क्या चीज़ें हैं? क्योंकि इससे पहले हमने कराची में एक इनिशिएटिव देखा था कि लोग प्लास्टिक को रिसाइकिल करके जो गटरों के ढक्कन हैं ये सारी चीज़ें कर रहे थे, और इसमें थोड़ी स्टेट भी उनकी हेल्प कर रही है और यूनाइटेड नेशंस भी उनकी हेल्प कर रही है। तो मुझे आप बताएं कि आपके साथ अभी किसी इदारे का कोलैबोरेशन है या नहीं? जी, बहुत इदारों का हमारे साथ कोलैबोरेशन है, और हमारा जो आप कहें ना कि मिशन है वो ये है कि हमने लो वैल्यू को रिसाइकिल करना है, लेकिन हमने हाई वैल्यू में इसको कन्वर्ट करना है ताकि वो अपनी वैल्यू खुद बनाए और वो एक अच्छे नंबर पे बिके और एक पूरा सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल बन जाए। अगर मैं आपको प्रोडक्ट दिखाऊं, मैं अपने साथ आज लाई हूँ। सो दिस इज अ प्लांटर दैट यू कैन यूज, एंड इस पे आप कोई भी कॉर्पोरेट ब्रांडिंग कर सकते हैं, जैसे यहाँ हुई हुई है। तो दैट इज अ ब्रांडिंग जो हर कॉर्पोरेट अपनी करके अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने क्लाइंट्स को देता है, एंड हमसे वो बल्क ऑर्डर में परचेज करते हैं। वी हैव डिफरेंट कलर्स एंड वैरायटीज इन इट, एंड दिस इज द लार्ज साइज, वी हैव अ स्मॉल साइज एज वेल, एंड वी कस्टमाइज द ब्रांडिंग फॉर देम। देन यू कैन सी वी हैव सम शील्ड्स जो एक बहुत कॉमन यूज है, एंड शील्ड्स हम किससे बनाते हैं? वुड से, ग्लास से, एंड वुड बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज आप देखें हम कहाँ से लाते हैं वुड? दरख्तों से। सो व्हाई नॉट वी रिसाइकल शॉपिंग बैग्स एंड मेक समथिंग
जो यूज में भी है, जो खूबसूरत भी लगती है, लाइक मार्केट कंपेटिटिव लगती है तो लोग खरीदते हैं। तो दीज आर द कस्टमर डिजाइन जो हम लोगों को देते हैं। इफ आई टॉक अबाउट द कॉर्पोरेट्स, सो ये एक ब्रांड के लिए हमने बनाई फ्रॉम देयर ओन प्लास्टिक वेस्ट, एंड यू कैन सी के ये एक शो केसिंग है कि वी कैन कन्वर्ट अ लॉट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एंड वही फिर दोबारा उधर यूज में चला जाएगा फॉर ब्यूटिफिकेशन। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। देन टी कोस्टर्स हैं, वी हैव फर्नीचर की एक लाइन जो स्टार्ट हो रही है, वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। सो कुछ इस तरह की चीजें भी हम कर रहे हैं। फर्नीचर एज इन प्रॉपर फर्नीचर जो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं, न्यू लाइन फर्नीचर की। हाँ, तो देर इज़ अ प्रोग्राम बाय आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, वो उन्होंने स्टार्ट किया कि जो हमारे साउथ पंजाब में रूरल एरियाज हैं, वहाँ पे बच्चों की अटेंडेंस बहुत कम होती थी। तो वहाँ पे उन्होंने एक ना मिल्क पैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। एंड वो प्रोग्राम ऐसे था कि बच्चों को डेली मिल्क पाउचेस मिलते हैं जिनको वो रोज कंज्यूम करते हैं, फिर वो मिल्क पाउचेस ना वो सेव करते हैं। अब होता है ये कि वो प्लास्टिक है जिसमें वो दूध पीते हैं और आपको मिल्क को प्रिजर्व रखना होता है। तो वो जो पैकेट्स हैं वो हम पूरे साउथ पंजाब से कलेक्ट करते हैं एंड फिर हम उनको रिसाइकिल करके फर्नीचर बनाते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वापस जाता है। तो दिस इज अ वेरी गुड सर्कुलर इकोनॉमिक मॉडल। और इसका इनिशिएटिव आप कहें कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं राना सिकंदर हयात, उन्होंने लिया। तो इट वाज हिज मिशन एंड विजन और फिर हम इसमें इन्वॉल्व हो गए। So that's how the project is going. But it's a good project. Very good and very impressive at the same time because I believe कि ये छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेके जो हम प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करने का जो प्रोसेस कर रहे हैं, इससे हमारी एनवायरनमेंट को बड़ी हेल्प होगी। यही छोटे इनिशिएटिव्स बड़े एक्सपैंड होंगे तो एक बड़े पैमाने के ऊपर हमें तब्दीली भी नज़र आएगी। अच्छा कशफ, मुझे ये बताएं कि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर भी और इवन बहुत सारी जगहों के भी इंटरनेशनल ये चीज़ प्रैक्टिस होती है कि जो टाइल्स हैं, जो ब्रिक्स हैं, जो आपकी आम कंस्ट्रक्शन के अंदर भी इस्तेमाल होती हैं, ये भी प्लास्टिक वेस्ट से सम टाइम्स रिसाइकिल करके बनाई जाती हैं। आपने ऐसा कुछ प्लान या आगे अपने फ्यूचर गोल में रखा हुआ है कि आप लोगों ने इस लेवल के ऊपर भी कुछ ना कुछ करना है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपको बताऊं तो ये एक्चुअल में टाइल ही है जिसको हम शील्ड्स के तौर पे भी यूज करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, ये इस तरह जाके ना इंस्टॉल हो जाती है। बैक इसकी रफ है एंड फ्रंट पे ये इस तरह जाके लगती है। एंड वी हैव नॉट ब्रिक्स क्योंकि हमें अभी तक उसका मॉडल सस्टेनेबल पाकिस्तान में नहीं लगा। कंस्ट्रक्शन के लिहाज से देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिन पे भी वर्किंग रहती है, बट हम इसको ना एज अ आउटडोर और ब्यूटिफाइड जो आप करते हैं ना सारे एस्थेटिक्स के लिए टाइल्स यूज कर रहे हैं जो आप अपने किचन में आउटडोर इंडोर में लगा सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन अभी हम दे रहे हैं मार्केट में। दैट्स अमेजिंग अमेजिंग, बहुत अच्छा आइडिया है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि ये चीज़ें हम, चूँकि मैं इतने दिनों से क्लाइमेट चेंज की बातें कर रही हूँ और जो भी एक्सपर्ट्स आ रहे हैं वो प्लास्टिक वेस्ट और ये जो दरियाओं और समंदरों के अंदर ये हमें मिलता है, ये इतनी बड़ा कॉज है समहाउ कहीं ना कहीं। इन द एंड हमें थोड़ा सा काशिफ ये बताएं कि आपके फर्दर गोल्स क्या हैं, कि आपने क्या चीज़ें अब पाइपलाइन में रखी हुई हैं और आप इसको मज़ीद जो आपने जैसे कहा कि एक्सपैंड करने का सोच रही हैं। और अगर जैसे बहुत सारे लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं जो ब्यूटीफाई करने के लिए, या समहाउ ये जो प्लांटर्स बड़े क्यूट हैं, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो समहाउ लोगों की यूज़ की हैं, तो वो कैसे करें? जी जी, आपने कहा कि हाँ जी हाँ, एक्सपेंशन हम कर रहे हैं। ये जो मिनिस्टर वाला प्रोजेक्ट है ना, ये काफ़ी आप कहें कि वास्ट है। लाइक 1 मिलियन पैक्स डेली कलेक्ट होके उनको रिसाइकिल करना है। दैट इज अलॉट, लाइक 10 lakhs। तो इसकी एक्सपेंशन हम कर रहे हैं इन पाकिस्तान और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट है पूरी दुनिया के लिए। मतलब ऐसा दुनिया में नहीं हुआ कि एजुकेशन, क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी सब मिलकर कुछ कर रहा हो। तो ये एक बहुत बड़ी एक्सपेंशन हम कर रहे हैं। वी आर ऑल्सो वर्किंग विद मिलिट्री के कुछ प्रोजेक्ट्स पे रिसाइकलिंग का ही पूरा इनिशिएटिव लेकर, बिकॉज यू नो लाइक जहाँ पे भी आप चले जाएं plastic is an issue, like recycling is an issue of low value packaging. So this is something जिसको हम हर जगह replicate कर सकते हैं and yes we are working to expand it. लवली, थैंक यू वेरी मच कशफ, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। कशफ अख्तर हमारे साथ मौजूद थी जी। इको ब्रिक्स के नाम से ये अपना इनिशिएटिव कर रही हैं और इसको एक्सपैंड भी कर रही हैं। बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को बनाना। इनसे आपकी मुलाकात करवाई। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक
बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए पाकिस्तान में जी, जहां पे हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से बात करते हैं। ख़वातीन की लीडरशिप में जो कारोबार हैं या स्टार्टअप्स हैं, उनको एक बड़ी जो कह लें इंकरेजमेंट मिली है समहाउ। होम बेस्ड जो प्लेटफॉर्म्स हैं, उन्होंने ख़वातीन को जो अपनी मुआशी खुद मुख्तारी है उसका एक बड़ी अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड की है। आज मुल्क भर में अगर हम बात करें तो तकरीबन 6000 ख़वातीन अपने घरेलू जो होम बेस्ड बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए जो खाना है उसको सेल भी कर रही हैं। और अक्सर ख़वातीन के लिए पहला मौका भी है कि वो जो हम कहते हैं ना रवायती ख़ानदानी तरकीबों को जो कि नानी और दादी की रेसिपीज़ होती थी, उनको आमदन का ज़रिया बनाकर भी कमाई कर रही हैं। ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट के बारे में अंदाज़ा है कि 2025 के इख्तिताम तक ये $2.4 बिलियन की वैल्यू तक पहुंच जाएगी। और आज हमारे पास एक ऐसी खातून मौजूद हैं जिन्होंने अपने इस होम बेस्ड बिजनेस को एक्सपैंड भी किया है लाहौर और कराची के अंदर, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ताल्लुक़ तो इनका सहाफ़त से था लेकिन इस वक्त अपना एक स्टार्टअप चला रही है और लोकल बाइट्स के नाम से इनका जो स्टार्टअप है बड़ा अच्छा है। और मेरे आगे इनकी कुछ चीज़ें पड़ी हैं जो कि गिल्ट फ्री स्नैकिंग के हवाले से है, क्योंकि ज़ाहिर हम सबको मीठा खाने का बड़ा शौक़ होता है। तो मैं ये पहले ज़रा गुफ्तगू करती हूँ, फिर इन चीज़ों के हवाले से भी बात करते हैं। इस वक्त अंजुम निदा रहमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग अरमला, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गुड टू कनेक्ट विथ यू फ्रॉम कराची। मैं कराची में हूँ, आप लाहौर में हैं, और ये टेक्नोलॉजी जो है ना इसने हमारी ज़िंदगी बदल दी है। एब्सोल्युटली, आई सो एग्री विद दैट कि टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी बदल दी है। निदा साहिबा, अभी जिससे हम बात कर रहे थे कि ये जो हमने टेक्नोलॉजी ने ख़वातीन को जो कि बहुत रिलक्टेंट होती थी समहाउ कि बाहर जाना है, काम करना है, हर एक की अपनी एक सर्कमस्टांसेस होते हैं, बट दे वांट टू वर्क, उनके लिए समहाउ बड़ी कन्वीनियंस हो गई है कि होम बेस्ड बिजनेसेस और ख़ास तौर पे ये जो खाना है इसको सेल करना, ये एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट ओवर टाइम हमने देखी है ख़वातीन के लिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। असल में सहाफत के बाद मैंने टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के लिए, जो डिजिटल कंपनीज आजकल आती हैं, उनके साथ काफ़ी काम किया था। उनकी कंपनी को ज्वाइन किया, उनकी मैनेजमेंट में थी। तो मुझे पता चला कि हमारी जो मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज और टेक्नोलॉजी डिजिटल सर्विसेज के ज़रिए हम लोगों की और ख़वातीनों की ज़िंदगी जो है ना बिल्कुल तब्दील कर सकते हैं। तो जब 2022 में मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया तो मैंने कहा कि मेरे पास तो वो सारा शऊर है, तो फिर मैं उस नॉलेज को किससे ट्रांसलेट करूं। और मैंने सोचा कि हम ना सिर्फ ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जैसे जिनका आपने मेंशन किया, उसके अलावा हम सोशल मीडिया को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं घर बैठे अपने बच्चे को टाइम देते हुए। मैं और मेरे जो कॉलीग्स हैं, हम लोग किस तरह खाना जो हम सबके लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, हम इसको किस तरह लोगों तक पहुंचाएं। और हमने बैनुल अक़वामी मुल्कों की एग्जांपल्स ली, क्योंकि जाहिर सी बात है वो लोग बहुत पहले से कर रहे हैं। और हमने इसके अंदर डिजिटल पेमेंट्स को शामिल किया, हमने ऑनलाइन सर्विसेज शामिल की। मैं तो यकीन माने, मैं तो ये जो मोबाइल वॉलेट्स के थ्रू अपने सारे जो वेंडर्स हैं जिनसे मैं बादाम खरीदती हूँ और सारे अपनी इंग्रेडिएंट्स खरीदती हूँ, उन सब के, यानी अगर आप एम्प्रेस मार्केट, जोडिया बाजार, लाहौर के अंदरून शहर में जाएं तो वहां पे भी आप पेमेंट्स जो है ना आप मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। तो ये जो चीज है ना, इन्होंने हमारी जिंदगी बदल दी है। एब्सोल्युटली, आई सो एग्री विद दैट। लोकल बाइट्स, ये जो हमने गिल्ट फ्री स्नैकिंग है ना, आजकल हम सब की तो बड़ी ज़रूरत है। मीठा खाने का दिल कर रहा है, रात को क्रेविंग हो रही है। अब मसला ये है कि कैलोरीज इतनी ज़्यादा है कि खाते हुए भी सोचना पड़ता है कि अच्छा अब इसको बर्न भी करना है। लेकिन आपने ये जो स्टार्ट किया है, हमें थोड़ा सा बताएं किस किस तरह की जो फूड आइटम्स हैं आप अपने इस ब्रांड के तहत कर रही हैं। और ये जो मेरे आगे ये तो डिज़र्ट्स हैं सारे। जी, तो लोकल बाइट्स जो है, जैसे नाम कहता है कि ये लो कैलोरी बाइट्स है। और हमने ये नाम इस तरह शुरू किया कि ये हमारा टारगेट ऑडियंस जो है ना आप और मैं नहीं है, ये बच्चे हैं।
ये जो हमारे आज के टीनेज बच्चे जो है ना, वो हमने एक स्टडी के थ्रू मुझे पता चला कि वो नाश्ता नहीं करते, वो प्रोटीन नहीं खाते। प्रोटीन हमारे दिमाग को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, उससे हम जो है ना हमारी डेवलपमेंट माइलस्टोन्स होते हैं। तो वो मैंने पता किया, मैंने कहा कि बच्चे खाते क्या है, तो वो ब्राउनीज खाते हैं, वो कुकीज़ खाते हैं, चलते फिरते स्नैकिंग कर लेते हैं। तो फिर मैंने सोचा कि जो हमारी जो फाउंडर है, हमारी जो सीईओ है सबिया अली, उन्होंने वो बना रही थी अपने ये क्लाइंट्स के लिए। तो उनके बेटे साथ जो हमारे फाउंडर है इसको लोकल बाइट्स के, उन्होंने कोविड में कहा कि ये ब्राउनीज बहुत मजे की हैं, लेकिन इनका प्रोटीन कंटेंट काफी ज्यादा है, उसमें चीनी भी नहीं है। तो मुझे चखाया और फिर मुझे कहा कि कैन वी डू समथिंग विद दिस। मैंने कहा व्हाई नॉट, लेट्स मेक अ कंप्लीट ब्रांड। So I joined them in 22 and Sabia auntie and I made the recipes, Mrs. Sabia Ali and I, and Saad did business development. Wow. And he was associated with multiple brands before that. Lovely. So mera to, you know, and this has been my passion. And then I studied at Harvard University and Stanford University and learned about nutrition. ताकि वो कौन सी चीजें, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, मटर का आटा, पीप फ्लावर has almost 29 grams of protein in it. Okay. Wow. Excuse me. Almond flour, when you substitute that instead of उसकी जगह ये नहीं चक्की के आटे या गंदम के आटे के जरिए, if you have that instead, आपका प्रोटीन कंटेंट बहुत। और अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स देखें तो उस पे हमने हमेशा कैलोरीज और प्रोटीन और मैक्रोज लिखे हुए हैं, ताकि आपको पता चले, यू नो योर बाइट, आपके जिसके अंदर क्या जा रहा है। वाओ। बिकॉज फूड इज फ्यूल फॉर द बॉडी। लवली लवली। अच्छा, ये बहुत सारी वैरायटी है, बिकॉज आप इस वक्त कराची में, लेकिन यू वर काइंड इनफ कि आपने हमें लाहौर के अंदर अपनी ये प्रोडक्ट्स भेजी। आई वांट कि मैं इसको ट्राई करने से पहले ये ज़रूर कैमरे में दिखाऊं कि सारी। अच्छा, इसमें थोड़ा सा हमें बताएं ना अंजुम साहिबा कि ये जो लो कैल है बाइट्स जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ ब्राउनीज़ हैं, कुछ बाइट्स हैं, इसमें जो कैलोरीज़ हैं इनका कैलोरी काउंट क्या है, और ये जो बच्चों के अलावा बड़े जो कंज्यूम करें, जिनको मल्टीपल इश्यूज होते हैं, सम डायबिटिक हैं, कोई चीज़ है, उनके लिए भी इज इट गुड? दिस फूड इज, जिसको मैं कहती हूँ ना, पावर फूड। Yeah. Whether you're into gymming, अगर आप बच्चे हो, आप you know you're an athlete, you're just somebody who wants to lose weight. अब आप पिज्जा खा रही हैं, right? Yeah, I'm so eating let me pizza. tell you I'm going to give you the macros for this pizza so that Okay. you know it right away. Okay, 1 second. For the pizza, it is 1 second. Okay, so ये mini pizzas हैं. These are called pizza cookies, by the way. Okay. पहले मैंने इसको कुकी समझा था, अभी मैंने खाया तो I realized it's a pizza cookie, right? जी. So this is 80 grams of this. एक portion 80 grams का है. It's 289 calories, 7 grams of protein, fat 9 grams, and carbohydrates only 2 grams. Wow. अब carbohydrates are those things that जो जी बिल्कुल. So हम low carb रखते हैं ताकि people are able to get the benefits of it without the part that converts into sugar and then later on you put on weight from it. और ये चॉकलेट मूज है, इट्स डिलिशियस, ये बहुत मजे का है और इट्स सो गुड। बेस्ट सेलिंग है। Chocolate mousse is it's our best seller, and this chocolate mousse, people, newspapers have written about it. People can't believe that this is sugar free. Seriously? And it is 100% sugar. जी, it is sugar free. Wow. And you're tasting it right now. बहुत मजा आ रहा है। ये मैं साथ ही रख रही हूँ मेरी चीज। रख लीजिए। Because प्लीज एज ए जर्नलिस्ट हमें सबूत चाहिए होता है ना हर चीज का। तो मैंने कहा कि मैं आपके स्टूडियो भेजूं और आप लोगों को चखवाऊं, बिकॉज जो मैं कह रही हूँ यू हैव टू ट्राई इट। एंड वी ऑलवेज, हम लोग हमेशा कहते हैं कि आपको इस्तेमाल करने से पहले इसको ट्राई करना चाहिए। अच्छा, इसके मैक्रोस मैं आपको बता देती हूँ। ओके, दिस इज 184 कैलोरीज, 8 grams of protein, 17 grams of fat, and carbs are 2 again. ओह वाओ, मतलब बहुत सारे लोग जो डायबिटिक हैं, जिनको मीठे की क्रेविंग हो रही है, वो ये शुगर फ्री टेस्ट कर सकते हैं। इट्स सेफ फॉर देम, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी,
एब्सोल्युटली, बिकॉज हमारी जो जिन्होंने स्टार्ट किया था, जो हमारी सीईओ है सबिया अली, शी इज डायबिटिक, एंड सो वी फाउंड मंक फ्रूट स्वीटनर which is like stevia, but monk fruit में वो जो stevia की कड़वाहट नहीं है. ओके It's a Chinese product. This is 0 calorie, 0 carbs, 0 on the glycemic index. It is almost known for cancer prevention. चाइना में 5,000 साल से इस्तेमाल हो रहा है. Lovely. और हमारी सारी चीजों में मिठास मंक फ्रूट से डाला जाता है. वेरी इंटरेस्टिंग. अब मुझे ये बताएं कि आपने जब कराची में स्टार्ट किया, अब आप इसको लाहौर में भी लेके आई हैं. पीपल हु आर वाचिंग अस राइट नाउ. अच्छा, पहले लाहौर It's में the था? other way around. ओह जी, लवली. It started in Lahore and I brought it to Karachi. लवली. तो कैसा रिस्पॉन्स था लाहौर और कराची में यहाँ पर? बिकॉज ऑब्वियसली हर जगह पे हर जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो मौजूद होते हैं, और एवरीबडी वांट्स कि हम मीठा खा लें, कोई ऐसी चीज़ें खा लें. सो रिस्पॉन्स कैसा था ओवरऑल? बहुत अच्छा. आई मीन मैंने समझा था कि लोग हमेशा कहेंगे कि पता नहीं क्या फीके फीके खाने जो है ना हमें खिला रहे हैं, क्योंकि हेल्थ फूड का जो नाम है ना, वो हमेशा ये कहते हैं अल्लाह तौबा किस तरह की चीजें. लेकिन मेरा जो टेस्ट टेस्टर है ना, वो मेरा बेटा है. वो 12 साल का है और वो कभी बदमजा चीज खाएगा नहीं, क्योंकि कोई और दुनिया का मेरा दिल रखने के लिए कह दे कि अल्लाह बहुत अच्छा है, ठीक है, 1-2 चम्मच खा भी ले, लेकिन वो नहीं खाएगा. ठीक है. तो हमने कोशिश, और इसका रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है. क्योंकि हमारे कस्टमर्स को अच्छा लगा, क्योंकि उनकी क्रेविंग्स जो है ना वो मीट हो गई. प्लस ये क्योंकि हमने इसको डिजाइन किया कि आप प्री वर्कआउट भी खा सकते हैं, तो हेल्थ फ्रीक्स को भी ये बहुत अच्छा लगा, हेल्थ और फिटनेस वाले लोगों को भी अच्छा लगा. एंड और अब ये हम कोशिश करें कि ये मेन स्ट्रीम हो जाए, कि हमारे खाने में और जो आपके ट्रेडिशनल जो कार्ब्स वाले हैवी खाने हैं उसमें कोई फर्क ना हो, और हम मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं. ये हमारा एक गोल है. अमेजिंग अमेजिंग. अच्छा अंजुम साहिबा, मुझे अब ये बताएं कि ये आपने ऑनलाइन जो बिजनेस है, ऑब्वियसली अब क्या एप्लीकेशन है, ये किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं या डायरेक्टली आपके पेज से, वेबसाइट से? व्हाट्स द प्रोसीजर? So we have multiple verticals and channels. Okay. Again, this is something I learned from my corporate life. Why should I restrict it to one thing only? तो हमने Instagram के orders हम लेते हैं. We have an app. We have a website. We have we are on 3 delivery platforms. Okay. We also are available for pickup. Okay, lovely. So जहाँ पे आप, and plus we also supply to certain cafes as well as bakeries. Oh. So in Lahore and Karachi there are about actually in Lahore we are in 15 locations, and in Karachi we're at 4 right now. लवली लवली. सो अब मुझे बताएं कि सहाफ़त छोड़ के कैसा लग रहा है? ज़िंदगी आपकी मीठी हो गई है? मुझे तो लग रहा है ये जो आपने मीठे बनाने शुरू किए ना इसके बाद ज़िंदगी मीठी हो गई होगी somehow. देखें, सहाफत के साथ मैं ना हमेशा ये कहती कि एक शो होना चाहिए जिसको कहते हैं चटपटी सियासत. ठीक है. एंड वी शुड हैव डन अ शो लाइक दैट, क्योंकि खाना और पॉलिटिक्स जो ना मेरे अंदर है कि एंड सहाफत में हमेशा कहती हूँ एक फितरत है, वो छोड़ती नहीं. तो मैं जब एक चीज के पीछे चली जाती हूँ तो फिर मैं उसको उसके इंतकाम तक लेके जाती हूँ. और वो ही जो है ना, बल्कि मेरे जो को फाउंडर्स हैं, वो फाउंडर्स जो है ना, वो भी कहते हैं कि तुम तो है ना हर चीज के बिल्कुल अंदर घुस जाती हो, तुम उसको छोड़ती नहीं हो. लेकिन मैंने सिर्फ इसको डिजर्ट्स तक नहीं रखा, मैं ट्रेडिशनल पाकिस्तानी स्वीट्स को भी, गाजर के हलवे, शाही टुकड़े, और मैं अपने ये ट्रेडिशनल डिशेस जो हैं उनको भी हेल्थी बनाती हूँ. और हम उस तरफ भी जा रहे हैं जिसमें हम जो आमतौर के खाने हैं ना उनको भी हेल्थी बना लें. कैसा लग रहा है? बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि जब आपको आदत है कि आप सारी चीजों के बीच में बैठे हुए हो, लेकिन टीवी ऑन होता है, खबरों के ऊपर नजर होती है हमेशा, लेकिन किचन में आप कुकिंग चल रही होती है. लवली. बाय लाइन्स की जगह.
एंड बाय लाइन्स की जगह आई रियली लव्ड इट. अच्छा नहीं, आई एम ग्लैड कि और मुझे लगता है अंजुम साहिबा कि बहुत सारे ख़वातीन हम समहाउ बड़े डरे हुए होते हैं, इवन जो जर्नलिस्ट हैं, हम जो ऑन स्क्रीन या टीवी पे आते हैं कि व्हाट एल्स वी गोना डू आफ्टर दिस, राइट? देयर इज़ अ सर्टेन टाइम एंड एवरीथिंग. और उसके बाद आई एम ग्लैड कि आपने अपनी एक लाइन को पकड़ा जो कि आपका पैशन भी था और आप उसके हवाले से कॉन्शियस भी थी और आपने उसको परस्यू किया. और ये बहुत सारी ख़वातीन मुझ समेत उनके लिए एक चीज़ और एक इंस्पिरेशन भी है समहाउ कि आपकी लाइफ किसी एक प्रोफेशन पे स्टक नहीं हो सकती. आपको डाइवर्स चीज़ों की तरफ भी जाना है और इसमें आप अपने एंटरप्रेन्योरशिप हो, स्टार्टअप्स हो, उसको परस्यू कर सकते हैं और कुछ लाइफ के साथ प्रोडक्टिव कर सकते हैं. क्योंकि घर बैठ के समहाउ वी फील कि हमारी लाइफ बहुत जो कह लें अजीब सी हो गई है, मोनोटनस हो गई है. और उस मोनोटनी को ब्रेक करने के लिए दिस इज़ समथिंग रियली प्रोडक्टिव एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है. और मैंने ये चीज़ें ट्राई की हैं, आई एम डेफिनेटली गोना ऑर्डर देम एज वेल. और ये बहुत मज़ेदार है क्योंकि मीठा मेरी कमज़ोरी है, बट वही बात है कैलोरी काउंट पे आके बस हो जाती है. सो या इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से कुछ भी आप कहना चाहें. मैं सिर्फ ये कहूंगी कि और ये पैगाम जितनी भी खवातीन और मर्द देख रहे हैं, खासतौर पे जो नौजवान हैं, ऑलवेज फाइंड योर सेल्फ अ पैशन. क्योंकि आपका पैशन जब आप उसको करियर बना देते हैं, आपकी जिंदगी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाती है. वो जो एक्स्ट्रा थके टूटे आके जब आप बैठे होते हो और आपको फिर भी काम करना पड़ता है, वो आपका पैशन आपको लेके जाता है और फिर कामयाबी ही कामयाबी है. और जिस चीज से आप नफरत करते हो वो चीज अगर आप करें तो सक्सेस और आपके दरमियान वो थोड़ा सा डर है, उसके ऊपर आप कवर कर लेना तो आपकी पूरी दुनिया खो जाती है. तो मैं ये हमेशा सबको कहूंगी कि फाइंड योर सेल्फ अनदर ऑल्टरनेटिव टू डू एंड अ पैशन टू फॉलो, क्योंकि उससे आपकी जिंदगी इज ब्लिस. Lovely message and thank you so much for these snacks and for your टाइम ऑन द शो. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, कनेक्ट करके. अंजुम निदा रहमान हमारे साथ मौजूद थी. अगर आप इनकी प्रोडक्ट्स देखना भी चाहते हैं तो शी हैज़ एन एप्लीकेशन, वेबसाइट लो कैल बाइट्स. आप अगर जहाँ भी लिखेंगे आपको इनकी अवेलेबिलिटी मिल जाएगी. टेस्ट बहुत अच्छा है और सबसे बढ़कर कैलोरीज काउंट कम है. सो बहुत सारे फिटनेस या जो लोग डाइट को लेके कॉन्शियस, उनके लिए बड़ी हेल्प हो जाएगी. हमने आपकी मुलाकात करवाई. ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे. आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक. वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक. जी ब्रेक के बाद वापस आ गए. आज हम ज़रा ख़वातीन के हवाले से ज़्यादा फोकस इसलिए हैं बिकॉज आई बिलीव कि हमारी जो ख़वातीन की रिप्रेजेंटेशन है मुख्तलिफ जो इदारे हैं उसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट भी है और वी फील वेरी गुड जब इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं. आज हमारे साथ जी ताबिंदा इस्लाम साहिबा मौजूद हैं जो कि CEO अरफा करीम ग्रुप है और साथ साथ डायरेक्टर अरफा करीम टेक्नोलॉजी इनक्यूबेटर भी हैं. इन्होंने टेक्नोलॉजी हो, एजुकेशन हो, उसके हवाले से बड़ा काम भी किया. ख़वातीन को इंडिपेंडेंट करने के लिए इनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है. आज हम इनके स्टार्टअप जो है उसके हवाले से भी बात करेंगे. फिर जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसके तहत ख़वातीन को बाइख्तियार एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है उस पर भी बात करेंगे. और ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट है विद टाइम. और अरफा करीम ग्रुप के हवाले से तो वी ऑल नो कि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, इनका जो काम है बड़ा वास्ट है, डाइवर्स है और इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ख़वातीन को लेकर भी और वैसे भी क्रिएट की जाती है. थैंक यू वेरी मच ताबिंदा साहिबा. गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? Perfectly fine. Thank you very much for having me. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. आज हम आपके प्रोजेक्ट्स के हवाले से तो बात करेंगे बट आई बिलीव कि एज ए विमेन CEO हम बहुत सारी मुख्तलिफ ख़वातीन को जब देखते हैं इट्स वेरी इंस्पिरेशनल एट द सेम टाइम बिकॉज समहाउ हमने मर्द हज़रात को या उस चीज़ को डेजिग्नेशंस को एक मेल डोमिनेट कर दिया है. It feels really good. So I wanted to tell you about it because you look like a CEO and you sound like a CEO. So that's the best part about it. So tell us about your projects और हम थोड़ा सा as a director आपका अरफा करीम इनक्यूबेटर के हवाले से भी जानना चाहेंगे. Right. So अरफा करीम ग्रुप इज़ अ पेरेंट कंपनी जिसके 4 डायरेक्टर्स हैं जिनमें 2 अरफा करीम के पेरेंट्स हैं, मैं हूँ और मेरे हस्बैंड हैं. सो वी 4 आर द डायरेक्टर्स एंड वी हैव टेकन 3 इनिशिएटिव्स. One is Arfa Kareem Foundation, Arfa Kareem Technology Incubator and Arfa Kareem Education System. And our ultimate objective is to promote, enable and empower IT literacy and entrepreneurship among the youth and other communities. So जो core है ना वो यही है कि underprivileged
अंडर सर्व्ड कम्युनिटीज़ को इनेबल किया जाए। जो मिडिल क्लास तबका है उसके पास एक्सेस टू रिसोर्सेज नहीं है, तो उसको IT लिटरेसी की कोई ट्रेनिंग दे दी जाए जिससे वो अर्निंग की तरफ आ जाए। सो दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली वांट एंड दिस इज़ व्हाट वी एक्चुअली आर डूइंग। लवली। अच्छा, आपने जैसे कहा कि ये जो लिटरेसी है IT रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, बट टाइम आई थिंक इट्स द नीड ऑफ आवर, बिकॉज इंटरनेशनली टेक्नोलॉजी को लेके देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बट हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक ओवरव्यू दीजिएगा कि यहाँ पर कितनी लिटरेसी है इस हवाले से, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं क्या वो इतनी हैं जितनी हमारी यूथ की तादाद है? अच्छा, यूथ बल्ज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। हमारे पास 30 साल की उम्र के अंदर तकरीबन 65% बल्कि इससे भी ज़्यादा नंबर है जो यूथ कंसिडर किया जा रहा है इस टाइम पे। अच्छा, उसी की वजह से आज पाकिस्तान जो है वो टॉप 4 कंट्रीज़ में आ रहा है जो कि टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग कर रहे हैं। सो इट्स अ गुड साइन एक्चुअली। हम लोग जो इस टाइम पे स्किल बेस्ड नॉलेज को प्रमोट कर रहे हैं उसका रीज़न एक सिंपल कॉमन सेंस की बात है। वो ये है कि हम बच्चे को तकरीबन 18 साल 16 साल तो पढ़ाते हैं। 16 साल पढ़ाने के बाद वो बच्चे को जब नौकरी मिलती है तो पहले तो उससे तजर्बा पूछा जाता है। कोई भी इदारा, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर है, कोई सरकारी इदारा है, वो वैसे रखेंगे नहीं जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा। अब जब उस बच्चे को एक्सपीरियंस चाहिए तो उसको अनपेड इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं तकरीबन 2-2.5 साल। उसके बाद उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आता है तो उस बच्चे को कहीं ना कहीं बेसिक लेवल पे जॉब मिल जाती है, 20-25 हज़ार रुपया नौकरी मिली और वो शुरू हो गया। अब जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको मल्टीनेशनल्स में जॉब मिल जाती है और वो वहाँ से उठ के पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए किसी और मुल्क में चले जाते हैं। इट्स वंस अगेन इट्स अ गुड सिंबल। प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारी तकरीबन 70% के करीब आबादी जो है ना वो है जिसके पास एजुकेशनल एक्सेस है ही नहीं, जिसके पास कंप्यूटर लैब्स में बैठ के काम नहीं करना आता, जिसे स्मार्टफोन्स का यूजेज गलत तरीके से करना आ रहा है। बिल्कुल सही। तो हम लोगों ने जब ये वाले सारे इनिशिएटिव्स पे काम किया तो एक हमारा जो प्रोजेक्ट है अरफा करीम फाउंडेशन का, वो जब अरफा करीम 2012 में व्हेन शी पास्ड अवे तो उसके पेरेंट्स ने उसकी याद में 2014 में अरफा करीम फाउंडेशन बनाई थी। 2014 से 2022 तक उन्होंने तकरीबन 10 लाख बच्चे पूरे मुल्क के ट्रेन किए थे ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑन सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, वट एवर दे कुड डू विदाउट एनी लोकल और इंटरनेशनल फंडिंग। 2023 में वी मेट और हम लोगों ने, इट वाज अ 5 मिनट्स मीटिंग, तो हमने कहा अच्छा इसको हम सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट करते हैं एंड लेट्स मेक इट अ सोशल एंटरप्राइज वेयर वन प्रोजेक्ट विल अर्न फॉर अस एंड आउट ऑफ दैट अर्निंग वी विल गिव द फंड्स टू अरफा करीम फाउंडेशन। तो ना हमें मांगना पड़ेगा, ना हमें डोनेशंस, डोनर्स, ना हमें बाहर से फंडिंग्स चाहिए। हम अपने तौर पे जो काम कर रहे हैं ना माइक्रो लेवल पे वो हम शुरू करते हैं, क्योंकि हम में से बहुत से लोग तो सोचते रहते हैं ना नौमन तेल होगा तो राधा नाचेगी। तो हमने कहा हम शुरू करते हैं, लोग आते जाएंगे और इंशाल्लाह ताला ये कारवां जो है ये चलता रहेगा। और ऐसा हुआ। तो वी विल डिस्कस इट लेटर के हाउ डज इट हैपन। हाँ, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि ये ज़ाहिर है जिन चीज़ों का आप जिक्र करिए, जिन स्टार्टअप्स का आप जिक्र करिए, मैं चाहूँगी थोड़ा सा ज़ाहिर है आउटपुट क्या हुआ इसमें, एग्जाम्पल्स हमारे, ताकि लोगों को भी आइडिया हो कि अगर एक इनिशिएटिव लिया गया है तो उसका आउटपुट ये है एंड इट कैन डू वंडर्स। ओके, सो आउटपुट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। वी आर सो हैप्पी, सो हैप्पी कि हम लोगों ने कहीं से कुछ मांगे बगैर जो इम्पैक्ट क्रिएट किया ना, इट्स लिटरली समथिंग जिसको इस वक्त इंटरनेशनल पब्लिशर्स पब्लिशिंग कर रहे हैं उसकी। देयर आर 2 प्लेटफॉर्म्स, वन इज हार्वर्ड, सेकंड इज आईवी। ठीक है, सो आईवी में हमारी पूरी केस स्टडी पब्लिश हो रही है कि हम लोगों ने कैसे बगैर इस पे इन्वेस्टमेंट लिए, किसी से फंड्स लिए इसको स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह स्केल करते जा रहे, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे जा रहे हैं। वो इस वजह से है कि हमने इम्पैक्ट दिया, लोगों को जो सर्विस देनी थी वो सर्विस क्वालिटी अच्छी कर दी, और जो मेन प्रॉब्लम थी पार्किंग के बच्चा पार्क कहाँ पे हो रहा है उस पे काम किया। सो वी हैव सो मेनी पीपल, लाइक वन ऑफ देम इज आतिका खान आफरीदी एंड शी हैज़ अ शॉपिफाई स्टोर। और उसने हमारे पास जब आई थी सो उस वक्त ट्रेनिंग के लिए भी उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने मतलब पे तो क्या ही करना है, उनके पास ये वाली फैसिलिटी इस तरह से थी कि मैं घर में किचन में खाना पकाते हुए भी हैंड्स फ्री लगा के ना ट्रेनिंग ले लूँगी, लेकिन कुछ ऑनलाइन मुझे सिखा दें। सो ऑनलाइन उन्होंने ट्रेनिंग ली। दिसंबर में उनकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई। जनवरी में शी शेयर्ड अ रिसीट ऑफ 1.4 मिलियन।
एंड आई वॉज वंडरिंग हाउ डज इट हैपन, बिलीव मी। और मेरा ईमान अल्लाह ताला पे इतना पुख्ता, इतना स्ट्रॉन्ग है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक में ये चीज़ कहते हैं कि वइन लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। तो उसने कोशिश की, उसकी मेहनत थी, जैसे भी की, और हम लोग उसका वसीला बने। बिल्कुल सही। तो शी सक्सेसफुल। अभी कल परसों वो आई हुई थी, बता रही थी कि 8.5 मिलियन रेवेन्यू जनरेट कर लिया उन्होंने अपने उस एक स्टोर से। व्हाट शी इज सेलिंग इज फूड सप्लीमेंट online. Wow. And she is the CEO of her own company. Lovely. So look the pride if we take के जब लोग इस तरह के achievements कर रहे होते हैं। And absolutely, I so agree with that कि ये opportunities और somehow I believe ताबिंदा साहिबा कि हम लोगों ने ख़वातीन को इंडिपेंडेंट करने के लिए अब उतना ही हमें काम करने की ज़रूरत है जितना हम अपने बेटों पे काम करते हैं। अनफॉर्चुनेटली स्टिल वी प्रेफर कि हमारा बेटा अच्छी जगह नौकरी कर ले, बट इतनी ख़वातीन का मैं यहाँ पे बैठ के इंटरव्यू करती हूँ, वो ऐसे वंडर्स कर रही है कि मैं खुद परेशान होती है कि हाउ कम इन सच सर्कमस्टांसेस दे आर गिविंग सच रिजल्ट्स, राइट। सो अब इस इंक्यूबेटर प्रोग्राम के तहत जैसे आपने खुद भी अभी मेंशन किया आतिका का, लेकिन इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी से हमने फेमिलियर करना है अपनी यूथ को, और वही बात है कि एक बहुत बड़ी अनप्रिविलेज्ड क्लास है, अंडर प्रिविलेज्ड क्लास है जो कि इस टेक्नोलॉजी के साथ इतना फेमिलियर नहीं है, उनके लिए स्टार्टअप में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? सो उनके लिए एक प्रोग्राम है जो हम पूरे पाकिस्तान में करते हैं, इट्स रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स पाकिस्तान में मिसाली प्रैक्टिस है। क्यों हम चला रहे? नहीं, इस वजह से नहीं, ये कम्युनिटी बिल्डिंग की बेहतरीन मिसाल है। लोग खुद से अपने घर की बैठक किसी की खाली है वो दे रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे चटाई बिछा सकते हैं, चटाई बिछा लें, कुर्सियाँ रख सकते हैं, कुर्सियाँ रख लें, एक LCD लगा दें वहाँ पे, एक वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन दे दें, और दे आर डूइंग इट बाय देमसेल्फ। वी आर नॉट गिविंग देम एनी मनी, दे आर नॉट गिविंग अस एनी मनी, बट द ओनली थिंग इज कि हमारे जो रीजन है, हमारा गाँव है, झारखंड है, बलूचिस्तान में, ठीक है, वहाँ पे 5 लोग हैं, इनको ट्रेन कर दें। ओके, एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग ऑनलाइन। अल्फा टावर से हम ट्रेनिंग्स करते हैं, 6 महीने का कोहोर्ट होता है। उस 6 महीने के कोहोर्ट में इस दफ़ा जो हमने कंप्लीट किया इस साल में, हमारे पास 7 रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स थे। उन 7 रूरल एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स में 423 बच्चा था। उस 423 बच्चे के अंदर से इस वक्त 25 बच्चा ऐसा है जो लाख से ऊपर कमाई कर रहा है ड्यूरिंग स्टडी। वाओ। तो उस बच्चे को ना टेक्नोलॉजी आती थी, कुछ भी नहीं आता था। हाँ, उसे ये पता था कि मेरे इलाके की सौगात क्या है, तो उसके इलाके की सौगात है लेट्स सपोज ऑरेंजेस, बिल्कुल ठीक है, सो उसने ऑरेंज पाउडर बेचना शुरू कर दिया। वाओ। उसे सिर्फ इनोवेशन समझ में आई, उसे डायरेक्शन समझ में आई और टूल्स समझ में आए। हमने 2 टूल्स सिखाए, AI के बेसिक टूल्स सिखाए जिनमें ChatGPT था, कैनवा था, बेसिक टूल्स, और सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमने उसे फेसबुक मार्केटिंग सिखाई। ऐसे ऐसे लोग थे जिन लोगों ने अपने मोबाइल पे टिकटॉक का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ स्वाइप करने के और कंटेंट देखने के किया हुआ था, वो हैरान हो गए कि हम इससे कमा भी सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई एम प्रिटी मच श्योर कि ये जो एक लहर चल रही है, इंशाल्लाह इसी तरह जिस लेवल पे हम लेके चल रहे हैं, इट्स वेरी स्मॉल स्केल है, लेकिन इससे ही इंशाल्लाह ग्रास रूट लेवल पे जो चेंज लेके आने की ज़रूरत है वो हो रहा है। वो तब्दीली थोड़ी थोड़ी सी इसके अंदर आ रही है। इंशाल्लाह अगर हमारे साथ सपोर्ट और लोगों की, और सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट, आई एम नॉट आस्किंग कि कोई हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करे। कम्युनिटी बिल्डिंग कोई करना चाहता है, किसी के गाँव में कोई जगह है, अच्छा जो झारखंड बलूचिस्तान की मैं बात कर रही हूँ, दरख्त के साथ उन्होंने TV बांधा हुआ है क्योंकि उनके पास कोई सेंटर नहीं था, शेल्टर नहीं था, तो नीचे चटाई बिछा ली है, उसके ऊपर बैठ के पढ़ लो। पढ़ना ही है ना तो पढ़ लो। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। और हम अभी इतनी सारी फैसिलिटीज़ के बावजूद आई बिलीव कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं बट नहीं कर पाते हैं, एंड दे आर डूइंग बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट इट। अच्छा ताबिंदा साहिबा, अभी आपने AI और बेसिक टूल्स का जिक्र किया, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी ये एक बड़ा चैलेंज है बहुत सारे दूर दराज के इलाकों के अंदर, और अगर आ भी रहा है तो समहाउ उसकी क्वालिटी, उसका इम्पैक्ट और उसका यूजेज इतना बेहतर नहीं है। इस बात को भी मेक श्योर करना, क्योंकि जाहिर है जब आप ऑनलाइन बिजनेसेस रन कर रहे हैं, और हमने देखा है कि जब ये इंटरनेट के मसाइल हुए थे सबसे ज़्यादा इन बिजनेसेस ने सफ़र किया था, बिकॉज बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं अब वर्क पे काम करें, कहीं भी करें, दे वर स्ट्रगलिंग। अच्छा, सो एक इशू तो ये है कि इंटरनेट का प्रॉब्लम है
पूरे मुल्क में बिल्कुल है, सही। चाहे मेट्रोपॉलिटन की बात करें, विलेजेस की बात करेंगे, तो इशू चलता ही रहता है। लेकिन हम लोग साथ रिकॉर्डेड ट्रेनिंग्स दे देते हैं। ओके ओके, ठीक है कि अगर कहीं पे कुछ बहुत ही मसला है तो चलो रिकॉर्डेड लेक्चर दे दिया बच्चे को, और उसके बाद हमने व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ बनाई हुई है। ठीक है। एक पूरा ना चैनल है कम्युनिकेशन का। सबसे पहले होता है आरईसी बिल्डर, फिर होता है आरईसी फैसिलिटेटर। आरईसी फैसिलिटेटर की 1 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है बिफोर द ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है। तो उसको पूरा ट्रेन कर देते हैं कि क्या है क्या नहीं, ताकि अगर वहाँ पे कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम आया भी तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स बच्चा सुने, कुछ उसे ट्रबल आए तो फैसिलिटेटर कैन हेल्प देम। अदरवाइज ट्रेनर्स तो अवेलेबल होते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो उनको कोच करते रहते हैं। एज फार एज दोज एरियाज जहाँ पे बिल्कुल ही एक्सेस टू टेक्नोलॉजी नहीं है और डेटा या इस तरह की सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पे हम लोग खुद ही चले जाएं तो बहुत बड़ी बात है। जैसे हम चित्राल गए, चित्राल में गरम चश्मा एक इलाका है, वहाँ पे हम लोग गए तो वहाँ पे एक खातून को सिर्फ एक आइडिया था उनके पास विग्स बनाने का, क्योंकि शी वॉज वेरी टैलेंटेड, वो विग्स बनाती थी। तो यहाँ से सप्लाई, एक सैलून ने उनको जो बाल थे वो सप्लाई करना शुरू किए और वहाँ पे उन्होंने विग्स बना के यहाँ पे बेचना शुरू कर दी। नाउ इट्स अ बिजनेस। अभी उनसे जब हमारी बात होती है, फ़ोन पे ही होती है, इंटरनेट का वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रबल है, तो वो कहती हैं मैं 4 घंटे वहाँ से सफ़र करके मेन सिटी में जाती हूँ, वहाँ से DHL करवाती हूँ, एक्सपोर्ट कर रही हैं वो विग्स। वाओ, चित्राल में। गुड, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू वेरी मच ताबिंदा साहिबा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। ताबिंदा इस्लाम हमारे साथ मौजूद थी, CEO अरफा करीम ग्रुप, और अपने प्रोग्राम्स के हवाले से, स्टार्टअप्स के हवाले से, किस तरह से ख़वातीन हो, यूथ हो, इनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, नए स्टार्टअप्स की तरफ, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली जो इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से बताई थी। आई होप ये बहुत सारे लोगों के लिए, और ख़ास तौर पर उन कम्युनिटीज़ के लिए जो कुछ करना चाहते हैं, उन इंडिविजुअल्स के लिए जिनको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए फाइनेंशियली, उनके लिए बड़ी हेल्प हो जाती है। आई होप कि संभव बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट करेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा, एक हम बहुत ही टैलेंटेड आपकी आर्टिस्ट से मुलाकात करवाने वाले हैं। सिद्रा नवीद आज़म हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं और PIFT से ग्रेजुएट हुई हैं। अपने फाइनल प्रोजेक्ट के साथ, थीसिस प्रोजेक्ट के साथ आज हमारे स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करी है। मैं इनके थीसिस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा बता देती हूँ, बाकी सिद्रा में इन डिटेल बताएंगी जी। इन्होंने ज़ीरो वेस्ट सस्टेनेबल टेक्सटाइल प्रोजेक्ट किया है, और इन्होंने जिस तरह से इस सारे प्रोजेक्ट को या थीसिस को किया, उसमें मकई के, जिसे आप छल्ली कहते हैं, उसके छिलके से फाइबर और पल्प निकाल कर धागे, बायोप्लास्टिक, लेज़र, कागज़ में यानी पेपर में इसको कन्वर्ट किया। और इनका थीसिस का सारा काम हमारे आगे मौजूद है। हम अनफॉर्चुनेटली सब कुछ डिस्प्ले नहीं कर सकते, लेकिन सिद्रा से हम जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सिद्रा, मुझे थोड़ा सा बताएं जी, आपने बड़ा इंटरेस्टिंग, और ये जो ज़ीरो वेस्ट आपकी एक आइडिया था, कैसे, क्योंकि ज़ाहिर क्लाइमेट चेंज पे तो हम बात कर रहे हैं, सो टेल अस अबाउट योर प्रोजेक्ट। अच्छा, तो बेसिकली एक सस्टेनेबल प्रोजेक्ट है, और ये ज़ीरो वेस्ट इसलिए है कि मेरा इनिशियल ये था कि मैंने कॉर्न हस्क का जो छिलका होता है, जो छल्ली का छिलका होता है, उससे फ़ाइबर निकालना था। लेकिन फ़ाइबर के ही प्रोसेस में पल्प लाइक मटेरियल भी निकलता है, तो उसे ड्रेन कर देते हैं। तो मेरा पर्पज़ ये था कि मैं उसे भी ड्रेन ना करूं, तो फाइबर से मैंने यार्न बनाया, और बाय प्रोडक्ट्स में मैंने लेदर, बायोप्लास्टिक और पेपर बनाया उस पल्प से। तो जो पेपर बनाया है, पेपर के डिफरेंट फॉर्म्स बनाई है, वो एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट से बनाया है, तो उसमें कोई बाइंडर, कोई ब्लेंड नहीं डाला। तो जो लेदर और बायोप्लास्टिक है, उनमें मैंने सारे नेचुरल बाइंडर्स यूज़ किए हैं। ओके, सो आपके प्रोजेक्ट की चंद चीज़ें हमारे पास मौजूद है, हमें थोड़ा सा बताएं भी और दिखाएं भी। अच्छा, सबसे पहले ये एक पेपर की फॉर्म है, ठीक है। ये इसे टेक्सचर पेपर बोलते हैं। ये आप जर्नल्स में यूज़ कर सकते हैं, या आप पैकेजिंग में यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह, मतलब अप टू यू। और मोस्टली आर्ट एंड क्राफ्ट वाले लोग इस चीज़ से रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें जर्नल में इसी तरह के टेक्सचर पेपर चाहिए होते हैं। और ये पेपर्स आपने इसी पल्प से बनाए, जो आप मकई की छल्ली होती है, यू नो। और इसके साथ साथ और क्या है जी हमारे पास? ये वाटर एब्जॉर्बेंट शीट का एक जर्नल है। इसका जो ऊपर वाला कवर है वो भी इसी से बना है, वो आप देख सकते हैं कितना थिक है। बिल्कुल, इट्स वेरी थिक एंड हार्ड पेपर। ओके, और ये क्या है जी? और ये वाटर एब्जॉर्बेंट शीट है, जो हम लोग वाटर कलर्स या पोस्टर कलर्स के लिए यूज़ करते हैं। तो ये भी उसी से बनाया है। इसका प्रोसेस था, उससे पेपर को जब हम पल्प में वो कन्वर्ट हो जाता है, उसे एंजाइमेटिक ट्रीटमेंट के बाद इसे ब्लीच करते हैं, ताकि वो जितना हमें वो वाइट चाहिए होता है उस हिसाब से हम उसे करते हैं। इंटरेस्टिंग। और कुछ थ्रेड्स भी हैं हमारे पास, कुछ ये चीज़ें भी हैं, ये मैं निकाल लेती हूँ एहतियात से। सो व्हाट इज़ दैट?
ये मेरे फाइनल प्रोजेक्ट का सैंपल था। इससे ये मैंने पहले ऑफ लूम पे वीव किया था, ये उसी का यार्न है। और ये वीव करने के बाद इससे बैग बनाया था जो मेरा फाइनल प्रोजेक्ट में डिस्प्ले। बैग बनाया था, ओके। इट्स ड्यूट लाइक, आप देख सकते हैं इसको, यार्न को मैंने डिफरेंट थिकनेस और थिननेस में ट्विस्ट कराया था। लवली। और इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि मुझे ज़रा कोई ऐसी चीज़ दिखाएं जो आप यू रियली वांट कि आप उसका, ये एक पेपर दिस इज़ बायोप्लास्टिक, जो प्लास्टिक का ऑल्टरनेटिव है, एंड दिस इज़ 100% डीकम्पोजेबल। ओके, ये डीकम्पोज हो जाता है जी। वाओ। अच्छा, मुझे ये बताएं सिद्रा, इस प्रोजेक्ट के लिए ज़ाहिर है थीसिस प्रोजेक्ट आपकी पूरी ग्रेजुएशन का एक निचोड़ होता है, यू नो, आपको उसके लिए आइडियाज़, उस पर मेहनत, उस पर काम आपको बहुत करना पड़ता है। सो ये सारी चीज़ें, इस आइडिया को थॉट प्रोसेस से लेके एग्जीक्यूशन तक कितना टाइम लगा? इट वाज 1 ईयर प्रोजेक्ट, 6 मंथ की रिसर्च होती है एंड देन बाकी प्रोडक्शन में वो सारा टाइम। और रिसर्च फेस असल में ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि रिसर्च में ही हमें मटेरियल को सारा टेस्ट करना होता है, डिफरेंट बाइंडर्स के साथ हर तरह से टेस्ट करना होता है कि हम इसे आगे प्रोडक्शन में लेके जा सकते हैं या नहीं। और फिर उसमें फील्ड रिसर्च करनी होती है, ये देखना होता है कि हमें मटेरियल मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये रिसर्च वाला ज़रा ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद सैम्पलिंग और फिर प्रोडक्शन वाली साइड। ओके, तो हाउ वाज द रिस्पांस जब ये आपने डिस्प्ले किया थी? मेरा थीसिस, हमारी जूरी होती है, इट वाज सो गुड, आई गॉट 3.94 GPA। ओह वाओ। और उसके बाद सारा रिस्पांस, जब मैंने इसे सोशल मीडिया पे पोस्ट किया था तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। एंड आई न्यू, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक था, इस पे पहले काम हो रहा था लेकिन इस तरह से नहीं हो रहा था। एंड आई रियली वांटेड टू वर्क ऑन दिस, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा है, तो फसलें, ज़मीनें, आई एम वेरी कनेक्टेड टू दोज थिंग्स। तो मुझे पता था ये इतनी बड़ी क्वांटिटी में वेस्ट होता है, तो अगर हम इसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हम इसको अल्टरनेटिव के तौर पे लेके जा सकते हैं, जो सिंथेटिक मटेरियल है उसका। अच्छा, ये लेदर शीट भी पड़ी है, इसके हवाले से भी सिद्रा बताइए जो टेबल पे है। ये लेदर है, ये मैंने रेक्सीन टाइप का लेदर बनाया था। ये सबसे थिन शीट थी जो मैंने बनाई थी। ये डिफरेंट थिकनेस और थिननेस में सारी शीट्स पड़ी हैं। इसको बनाने का पर्पज़ ये था कि हमारे अब, क्योंकि वर्ल्ड वाइड आप देखें तो हमारे पास तो हम कुर्बानी करते हैं वो जानवरों की, हम स्किन से बना लेते हैं, लेकिन वर्ल्ड वाइड हम बिल्ली की स्किन से, डिफरेंट एनिमल्स के जो स्किन है उनसे बनाते हैं। तो ऑब्वियसली दैट्स एनिमल किलिंग, और वो भी हमारी एनवायरनमेंट के लिए सही नहीं है। तो ये उसका ऑल्टरनेटिव है कि अगर हम इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। प्लस ये सिंथेटिक जो लेदर है उसका भी ऑल्टरनेटिव है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ओरिजिनल लेदर जैसी ही है। ओके, इसकी स्ट्रेंथ ओरिजिनल लेदर जैसी है। वाओ। अच्छा सिद्रा, जाहिर है ये तो आपका एक प्रोजेक्ट था जिसको आप चूँकि जानती थी कि आपका ताल्लुक उस एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से था कि कितनी बड़ी अमाउंट में ये वेस्ट होता है, हम इसको कमर्शियली भी बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, राइट? क्योंकि ये एक ऑल्टरनेट है। इस पे आपने सोचा है आगे फर्दर जाके कोई आइडिया पिच करना है किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके, यू वांट टू एक्सपैंड इट? मेरा इंशाल्लाह ताला यही प्लान है कि मैं इसको आगे एज ए बिज़नेस परस्यू करूँगी, क्योंकि इसमें मार्केट में बहुत ज़्यादा मार्जिन है और एक गैप है जिस पे काम किया जा सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अकेले काम करूँ, इस तरह के और बहुत सारे नेचुरल चीज़ें हैं जो वेस्ट होती हैं। डिफरेंट लोग, टेक्सटाइल्स वालों को पता होता है कि किस तरह से चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इट्स ऑन देम कि वो काम करना चाहें या नहीं करना चाहें। तो आई विल गो फॉर इट इंशाल्लाह। लवली। हमारे यहाँ टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में बस हम एक डायमेंशन में सोचते हैं कि कपड़े बनाएंगे, बुटीक्स एंड ऑल दैट, बट आई बिलीव कि ये एक बहुत डिफरेंट डायमेंशन भी है इस चीज़ की, और इस पे अगर काम हो तो कमर्शियली इस पे बहुत अच्छा काम हो सकता है। और जिस क्लाइमेट चेंज, एनवायरनमेंट फ्रेंडली, सस्टेनेबल चीज़ों की हम हमेशा बात करते हैं, ये एक अच्छा ऑल्टरनेट है। एनीथिंग एल्स यू वांट अस टू शो इट टू पब्लिक? कुछ और ख़ास जो अच्छा, ये क्या है आगे? दिस इज़ फाइबर, जो उससे निकाला था। जो छिलके होते हैं ना, अच्छा लोग इसे कंफ्यूज करते हैं, जो उसके अंदर वो बाल होते हैं जिसे हम कॉर्न सिल्क बोलते हैं, तो ये वो नहीं है। ये जो ऊपर वाले छिलका उतारते हैं, ये वो है बेसिकली। आप अगर उस छिलके को लाइट में भी देखें तो आपको लाइंस नजर आएंगी, तो वो फाइबर है। तो ये उसी से ये केमिकल प्रोसेस के थ्रू निकाले। अगर आप इसका सिंगल फाइबर भी टेस्ट करते हैं तो उसकी लेंथ भी अच्छी है और स्ट्रेंथ भी अच्छी है। फिर इसको यार्न में कन्वर्ट किया है, वो आप देख सकते हैं, और यार्न को फिर आगे फैब्रिक में। और इसकी स्ट्रेंथ वाकई बहुत अच्छी है, मतलब ये टूट नहीं रहा है जल्दी, तो आप इसको बहुत बेहतर तरीके से हमारे प्लेटफॉर्म से सिद्रा, एनीथिंग यू वांट टू से? अपना काम, आपका काम कहाँ, आप सोशल मीडिया साइट्स पे एक्टिव हैं, अपना काम कहाँ पे आपका देख सकते हैं हम? यू गाइस कैन वॉच माई वर्क ऑन एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मेरे सारे अकाउंट्स मेरे ही फुल नेम से हैं, विद सिद्रा नवीद आज़म, और इस नेम से आपको एक ही आईडी मिलेगी।
और बाकी आई वुड से कि हम सबको अपने अपने लेवल पे क्लाइमेट को सेव करने के लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हम सारे इंटेलिजेंट हैं, हम सारे काम कर सकते हैं, बस एक थोड़ी सी करेज की ज़रूरत होती है और एक विल की ज़रूरत, एक विल की ज़रूरत होती वेरी है। इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच सिद्रा, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। यू आर सो टैलेंटेड और अल्लाह करे कि आपका जो आगे बिजनेस एक्सपैंड करने का प्लान है इसमें आप कामयाब हो। सिद्रा हमारे साथ मौजूद थी जी, अपनी फाइनल प्रोजेक्ट के हवाले से मैं बता रही थी, जो कि सस्टेनेबल ज़ीरो वेस्ट प्रोजेक्ट था, जो इनकी ग्रेजुएशन का फाइनल प्रोजेक्ट था। इस हवाले से हमने बात की। उम्मीद करते हैं आपको आज का शो हमारा पसंद आया होगा। फीडबैक हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर लाजमी दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।